थोड़ा सा एक कुछ चित्र बताना चाहता हूँ, ताकि उनका परिचय थोड़ा सा और बढ़ जाए। इसमें से साइकिल में से थोड़ा ये हो जाएगा। ये साल का ये पुरस्कार मिला है उनको। ये हमारे आदरणीय परभणी विद्यापीठ, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होते हैं, उनके कुलगुरु है परभणी के। ये हमारे महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पांडुरंग जी फुंडकर साहब, उनसे भी पुरस्कार मिला है। और ये उनकी मिसेस रेखाताई जी के साथ भी एक 2012 में सह्याद्री कृषि सम्मान मिला है, वहां का भी फोटो है। और ये है साइकिल का जो इको फ्रेंडली स्प्रे बनाया था। इस प्रकार उसके खेत में ना पेट्रोल ना डीजल ना रॉकेल, इससे सिवा भी ये इको फ्रेंडली स्प्रे होता है, तो ये भी उन्होंने बनाया है। और ये किसान मिनिस्टर को ये दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार आगे आगे ये सम्मान भी मिला है। ये जहाँ पवई आईआईटी मुंबई पवई में उनको इस साइकिल के लिए कुछ विदेशी लोगों को साथ भी मिलना हुआ है। ये चित्र दिखता है अपने को। इस प्रकार ये हमारे अभी 2023 में जो मिला है, आदरणीय श्री महाराष्ट्र के महसूल मंत्री श्री राधा कृष्ण जी विखे पाटिल, इनके हाथों से ये पुरस्कार मिला है हमारे सागर रावड़ी जी को। इस प्रकार ऐसे हमारे युवा जो सागर रावड़ी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करे। आदरणीय सागर रावड़ी जी, ओम। जी ओम। सभी को ओम। और बहुत बहुत धन्यवाद नीलकंठ साहब जी। आपने बहुत ज़्यादा मेरी स्तुति कर दी है शायद, फिर भी धन्यवाद। और आपके साथ जब से मैं जुड़ा हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है पतंजलि योगपीठ से अपने। और नए नए अनुभव भी आ रहे हैं। नए नए जो किसान आप बुलाते हो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो कोई किसान आता है उनके पास कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही है। जी धन्यवाद। और जैसा आपने बताया है कि मैं लगभग 94-95 से 1900 खेती में आया हूँ। हमारी पुश्तैनी पिताजी की ओर से, दादाजी की ओर से मिली हुई ज़मीन है। और मुझे पहले से ही पढ़ाई में कम और खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं धीरे धीरे इधर इन्वॉल्व हुआ हूँ पिताजी के साथ में जाना। लेकिन 95 से लगभग पूरा इन्वॉल्व हो गया था। तो उसके बाद में हमने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रयोग किए और खेती में जो है जैसा सफलता मिलती गई और आगे बढ़ते रहे। और आज भी उसमें हम काफ़ी अच्छी मात्रा से उत्पादन निकाल रहे हैं। और अभी लगभग पिछले 8 साल से हम जैविक खेती में आए हैं, तो उसके वजह से और कुछ नया सीखने मिल रहा है और नए अनुभव आ रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। तो मैं वेस्ट डिकम्पोजर आधारित खेती करता हूँ। जो वेस्ट डिकम्पोजर डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी ने जिसका इन्वेंशन किया है, वो उसके आधारित मैं अपनी खेती करता हूँ। तो मैं पूरा उससे ही अपना जो 20 एकड़ है वो पूरा उसमें उससे जैसा खाद के रूप में भी डिकम्पोजर और स्प्रेइंग के रूप में भी उससे सब सारी जो निविष्ठा बनी है उसका उपयोग करता हूँ। मेरे पास में जैसा निविष्ठा में काफ़ी अलग अलग प्रकार की निविष्ठा होती है। जैसा कि एनिमल मैन्योर, यानी कि जो कि अपने जो जानवर है, जैसा घोड़ा है, बकरी है, मुर्गी है, उसके बाद में जो नीलगाय है वो है, बंदर है, जो भी उनकी जो वेस्ट होती है वो हम कलेक्ट करके उसमें डाल देते हैं। तो उसके वजह से हमें जो रासायनिक भाषा में जिसे एनपीके कहा जाता है, वो उसकी पूर्तता हमें उससे होती है। बाकी भी अन्य उसमें घटक होते ही है। तो उसके वजह से दोनों चीज़ें होती है। जैसा एक कि उसमें अपने को एनपीके मिल रहा है और दूसरी चीज़ सबसे बढ़िया कि
जो जो भी जानवर अपने खेत में आते हैं, जैसा नीलगाय हो गया या बंदर हो गया, तो उनकी जो वेस्ट से जो बना हुआ जो कल्चर है, वो अपन उस पे जब स्प्रे करते हैं, तो किसी भी जानवर को शायद अपनी वेस्ट से घृणा होती है, तो उसके वजह से वो उस पर जैसा आएंगे, लेकिन उसे खाएंगे नहीं, उसमें देखेंगे थोड़े देर और निकल जाएंगे। तो वो मुझे काफी उससे राहत मिली है। तो मैं जब भी, यानी कि हर साल हम देख रहे हैं कि हमारे जो पहले हमें जो तकलीफ होती थी जानवरों से या बंदरों से, तो वो अभी 99% उससे हमें छुटकारा मिला है, क्योंकि वो हमें उससे तकलीफ होना कम हो गया है। जैसा बंदर का खाना या जो नुकसान करते थे वो बंद हो गया है। नीलगाय आती है, थोड़ा बहुत घूमती है और निकल जाती है। कुछ हमारे इधर जो गाय होती है अपनी, वो गाय भी हमारे इधर काफी मात्रा में लोगों ने खुली छोड़ रखी है, 50-60 गाय, तो वो भी आते हैं। तो उसके भी वजह से, जैसा गोमूत्र और गोबर उसमें होता ही गाय का, तो शायद उसके वजह से वो आते हैं, घूमते हैं और निकल जाते हैं। तो ये काफी हमें अच्छा उसमें रिजल्ट मिल रहा है, जो कि किसान उसके वजह से बहुत ज्यादा परेशान है आज की डेट में। उसके बाद में मेरे पास में दशपर्णी अर्क होता है, कि जो अपने कीट प्रबंधन के लिए या उसे रोकने के लिए निमूल अर्क होता है। तो हम उसे उबाल कर या उसको ये नहीं करते हैं, उसको बारीक बारीक जिसमें एक तो पीस लेते हैं मिक्सर से, या फिर उसे बारीक टुकड़े करके हम डिकम्पोजर में उसको छोड़ देते हैं 15 से 20 दिन के लिए, और बाद में उसका हम उपयोग करते हैं। जिस प्रकार, जैसा कम इंसेक्टिसाइड का अटैक हो, तो मात्रा उसकी कम रखते हैं, जैसा अगर बढ़ गया वैसे उसको हम बढ़ाते हैं। उसके बाद में हमारा जो खास है, जो पत्थरों का कल्चर है, स्टोन कल्चर बोलते हैं हम उसे, तो उसका उपयोग हम करते हैं। तो उसमें मैंने अलग अलग या विभिन्न प्रकार के पत्थर का उपयोग किया है, जो कि जैसा आपका लाल पत्थर हो गया, काला हो गया, सफेद मार्बल, हरा मार्बल, पीला मार्बल, तो ये सारे जो है अलग जितने भी पत्थर हमें दिखते हैं, या कहीं हम बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, अलग सा पत्थर दिख लिया, तो उसको उठा के हम जो भी है, जो भी ला सके, किलो 2 किलो 4 किलो, अगर आसपास नजदीक है तो ज्यादा प्रमाण लेके आ जाते हैं। तो उससे हम उसके हमने उसके जो डिकम्पोजर में उसके छोटे छोटे टुकड़े जितने भी तोड़ सके हमने तोड़ के उसमें छोड़ दिए है। तो उसके वजह से उसमें से वो लीच होता रहता है, उसको हम तकरीबन 1 महीने के लिए उसमें छोड़ देते हैं। तो उसको उसमें बनाने के लिए तो 1 महीने के बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं, उसका जो लीच, पत्थरों का लीच हुआ हुआ, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें भी मिल रहे हैं। जैसा कि अपने जो फसल है उसमें ग्रीनरी, या फिर दाना जो है फसल के, जो फ्रूट्स हो गए, तो उसकी साइज भी मोटी हो रही है, चमक भी आ रही है, और बाकी काफी चीजें हमें उसमें अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये एक बढ़िया है कि जो किसानों ने बनाना चाहिए, जो उसमें जो साइंटिस्ट है उनका बोलना है कि 118 प्रकार के उसमें मिनरल्स अपने को उसमें मिल सकते हैं। तो ये काफी अच्छा अपने लिए, जो किसानों के लिए बहुत बढ़िया एक सॉल्यूशन है, जो यानी कि फसल की पूर्तता कर सकता है। तो वो काफी अच्छा है, ये किसान बनाना चाहिए या बना सकते हैं। उसके बाद में हम जैसा न्यूट्रिएंट में, और जो अपनी दालें होती है, दालों से हम न्यूट्रिएंट बनाते हैं। जैसा दलहनी हो गया या तेलहनी हो गया, वो उसको हम समान मात्रा में लेके पीस के उसमें हम डिकम्पोजमेंट में डालते हैं। उसमें हम लोहा डालते हैं, तांबा डालते हैं, अपने बरगद के पीछे यानी कि नीचे की मट्टी डालते हैं, राख जो ऐश होती है वो भी उसमें डालते हैं। और ऐसी कुछ जो भी अपने पास में जो जिसमें ज़्यादा मिनरल्स हो या विटामिन्स हो, ऐसी जो चीज़ें हैं अपने पास में, जैसा अभी मैं चिया सीड्स लगा रहा हूँ, तो वो भी मेरे साथ में रहता है, तो हम उसमें भी उसको पीस के डाल देते हैं। चावल होता है वो भी डाल देते हैं। तो ऐसी जो अपने पास में अच्छी लगी, जैसा मक्का भी है वो भी डाल देते हैं। और ये चीज़ें एक बार भरने के, जैसा अपन ने टंकी में डाल दी है और वो खाली हो गई, तो वो यानी कि उसका कार्य खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम उसको फिर से टंकी में डिकम्पोजर भर देते हैं, और फिर से उससे 2 या 3 बार हमारी लगभग 600-700 लीटर हम उसमें से निकाल पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, और बार बार जैसा उसे उसमें मेहनत करने का या खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसको भी अच्छी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी जैसा जो मार्केट में आजकल अपन टॉनिक बोल के, या फिर जैसा ग्रोथ प्रमोटर बोल के जो अपन मार्केट से लाते हैं, तो काफ़ी महंगे होते हैं। आजकल जैविक भी आ रहे हैं, लेकिन
500-700 रुपये 1000 रुपये लीटर की, जैसा मार्केट में कुछ ऐसी दवाइयाँ जो मिलती है, उसके बजाय अपन ये घर पर बनाकर अपन उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम एक जो अपना ऑलिव वेरा और उसके बाद सहजन के पत्ते, तो उसका एक कल्चर वो भी काफी अच्छा है। वो भी उसकी मात्रा जैसा 100 लीटर में 10 किलो ऑलिवेरा के पत्ते और 4 किलो सहजन के पत्ते का यूज उसको हम करके, वो भी एक अच्छे उसका भी एक न्यूट्रिएंट बोलो या फिर कीटनाशक भी, क्योंकि ऑलिव वेरा के जो पत्ते हैं उसके वो कड़वे होते हैं और गाढ़े, यानी कि चिकटपना उसमें होता है, चिपचिपा होता है। तो वो स्टिकर का भी काम करता है और कीटनाशक का भी काम करता है, या फिर कीट प्रबंधन न आने देने का, रिपेलेंट का वो काम करता है। तो ये भी चीजें हैं। उसके बाद में अपना जो गुलेर होता है, उसके जो फल आते हैं उससे भी हम बनाते हैं। तो ऐसा जो भी है, या फिर कुछ सीजन वाइज अपने को जो फ्रूट्स मिलते हैं मार्केट में, तो वो भी हम लेके सस्ते मिल जाए तो वो भी लेके आके हम उसको एक टॉनिक के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। और ये सारी चीजें हम जो बना रहे हैं उसे हम अल्टरनेट यूज करते हैं। जैसे कि कभी जैसा दालों का न्यूट्रिएंट हो गया, तो कभी इसका गुलर का हो गया, कभी सहजन का और इसका ऑलिवेरा का हो गया, तो ये अल्टरनेट हम टॉनिक के रूप में जैसा उसे यूज करते हैं, और धीरे धीरे उसके जो परिणाम है बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और मेरा जो मेनली जो है जैविक खेती में आने का कारण था कि रासायनिक खेती में मैं काफी खर्चा करके उत्पादन तो काफी अच्छा ले रहे थे, लेकिन जो अपना बैलेंस शीट है या जो खर्चा है वो काफी बढ़ रहा था, और जमीन बहुत ज्यादा हद तक के खराब हो रही थी। जैसे कि जो अपन नागर या फिर जो कल्टीवेशन जो खेत में करते हैं, वो जमीन में हार्डनेस होने की वजह से हमारा ट्रैक्टर का टाइमिंग काफी बढ़ गया था। पर आवर का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ज्यादा लग रहा था। जैसा कि माने कि मेरे अगर नागर जाते प्लोइंग करते हैं तो वो 1 एकड़ के लिए लगभग 6 घंटे तक के हमारा टाइमिंग चला गया था, जैविक शुरू करने से पहले। तो वो ज़्यादा नुकसान हो रहा था उसके वजह से। और बाकी भी जो कीट्स है, इंसेक्टिसाइड है, वो भी बहुत बढ़ रहे थे, फंगस भी बहुत बढ़ रहा था। जैसा कि जो क्या हिंदी में उपटा बोलते हैं शायद, जैसा चने में हो जा या फिर तुअर में हो गया, तो ये काफ़ी मात्रा में बढ़ गया था मेरे खेत में। और खर्चा कम करने के उस हेतु से हम जैविक खेती में आए थे कि जैविक करना ऐसा नहीं था, लेकिन खर्चा कम करना उसमें से जो खास या मेन चीज थी, तो खर्चा कम करना था। तो उसके साथ में हम जब शुरू हुए तो शुरुआत में हमें कुछ दिक्कतें आई, या फिर थोड़ा सा जो रासायनिक था वो बहुत आसान था, मार्केट गए लेके आए और डाल दिए, तो वो काफी आसान था। लेकिन जब जैविक में आए तो शुरुआत में थोड़ा दिक्कत गया, या फिर थोड़ा सा तकलीफ लगने लगा था कि भाई ये थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बहुत काफी इजी है, क्योंकि एक बार शुरुआत में बना लो। जैसा हमारा सीजन शुरू होता है जून में, बारिश पहले, तो उससे पहले जो भी बना सकते हैं, जो भी अवेलेबल होता है उसको हम बना के रख देते हैं। दशपर्णी में भी कुछ पत्ते उस टाइम में मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, तो जितने मिलते हैं उसको डाल के उसको रेडी कर देते हैं। जैसा भी अगर अपनी बुआई या हमारी पेरनी हो जाती है तो हम उसको अगर स्प्रे करने का काम गिरे तो हम उसको रेडी रखते हैं। तो ये काफी हद तक के अभी यानी कि आसान हो गया है। मेहनत तो कोई भी आप टेक्निक की खेती करो, जैसा रासायन हो या जैविक हो, मेहनत तो आपको करना ही पड़ता है। तो ये सारी चीजें अब बहुत आसान लगने लगी है। और सबसे मेन की जो मेरी जमीन थी आज बहुत ज्यादा हद तक के अच्छी हो गई है, जिसमें अपने जो ये है गांडुल या फिर अर्थवर्म, तो वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जमीन एकदम सॉफ्ट हो गई है। जो 6 घंटे पे हमारा नागरनी का प्लोइंग का जो टाइम गया था, वो आज फिर से हम 2 ढाई घंटे पे आ गए। और जो हार्डनेस था, जो लीवर होता है ट्रैक्टर का, हाइड्रोलिक लीवर, वो आगे की ओर रखना पड़ता था, आज उल्टा हो गया। आज उसको पीछे या बीच में रखना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा अगर डीप डाल दो तो वो पूरा नीचे नागर जाके बैठ रहा है, और उतने की आवश्यकता भी नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा एक आनंददायी जो चीज है मेरे लिए है। और जमीन में, मट्टी में जो सुगंध होती है, जो कुछ सालों से गायब हो गई है, या मेरे खेत में की भी गायब हो गई थी, तो वो अभी
बहुत ज्यादा, यानी कि वो सुगंध जो है मट्टी का वो अभी आने लगा है। और ये ऐसी मेरी स्टोरी है। और अवार्ड्स वगैरह तो काफी हमने जैसा लिए हैं। और हम दोनों भाई खेती ही करते हैं। हमारे पास में 20 एकड़ है, लेकिन हम दोनों करते हैं और हमारे पास में कोई लेबर नहीं है लगभग पिछले 18 साल से। हम दोनों मिलके करते हैं। जो भी कुछ दिक्कतें आती है तो सब साल में उसको उससे ये करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं या फिर। और हमारे पिताजी, जैसा साबळे जी ने बताया है, कि एक अध्यात्म का उनके पास में एक गॉड गिफ्ट है, उनका सिक्स सेंस है। तो वो भी काफी आशीर्वाद जो हमें उनसे मिलता है, तो वो भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। या फिर जैसा बहुत सी चीजें हैं, कुछ लोग माने या ना माने, जैसा कि भाई अभी बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, आजकल तो काफी जैसा ऐप आ गए या फिर बहुत से तज्ञ भी उसमें आ गए हैं। लेकिन हम पहले से पिताजी से पूछ के कि भाई जैसा बारिश का क्या अंदेशा है, अभी बुआई कर ले या नहीं करे, या फिर जैसा फसल काटने का समय है उस टाइम में उनसे गाइडलाइन ले कि भाई अभी क्या पोजीशन रहेगी बारिश की, अभी काटा जाए या ना जाए। फिर काटे तो फिर उसको अगर बारिश का अंदेशा है तो उसको सही तरीके से समेट के या जमा करके उस पे हम तरपाल वगैरह डाल के उसको अच्छे से पैक कर लेते, तो हमारा नुकसान ना के बराबर होता है। तो जो पिताजी से हमें मिला है वो, और पिताजी का जो सिक्स सेंस है उसका भी हमें काफी लाभ हो रहा है। और काफी जो अलग अलग तरीके से खेती कर रहे हैं, तो जो अलग अलग हमारे इन्वेंशन बोले या नए नए तरीके लाते हैं, तो उससे जो खेती में जैसा कि अपना कहीं नाम नहीं होता है और कोई किसानों को वैल्यू नहीं देता है वो जो चीज है, तो ये नए प्रयोग करने से या फिर कुछ ऐसा अलग करने से, तो उससे काफी ज्यादा हमें लोगों से ये मिलता है, शाबाशी मिलती है। और यही इसमें जैसा बड़े बड़े जो नेता है, वहां तक के अपन किसान के लिए कोई आसान चीज नहीं होती है कि वहां जाके अपन आराम से उनसे बात कर सके। कोई नजदीक भी खड़ा नहीं करता है। लेकिन जैसा अभी कुछ अलग प्रयोग करने से लोग अपने को वहां तक ऑटोमेटिकली अपन पहुंच सकते हैं। तो वो एक चीज है कि किसान ने हर वक्त अपना कुछ ना कुछ नया देना चाहिए। काफी किसान है जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसमें से भी अपन बेस्ट अगर कुछ करते हैं या अलग करते हैं तो अपन यानी कि 100% अपन ऐसा अपना नाम कर सकते हैं। और जो किसानों के लिए जो खास करके कि उनको कोई आजकल वैल्यू नहीं देता है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत काफी इसमें मायने रखती है। और आपकी पतंजलि ग्रुप की ओर को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो योगाहार कार्यक्रम जो शुरू किया है, उसके वजह से अ, बहुत अच्छे अच्छे किसानों से भी मिलना हो रहा है, या फिर उनसे जो उनके जो तरीके हैं या जो वो प्रयोग करते हैं वो भी हमें सुनने या देखने मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ऐसी हमारी कहानी है। और एक हमारा जो प्रयोग है वो है। तो जो भी आपको किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। ओम। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। हमारे आदरणीय श्री रमेश चंद मेहरा जी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी। जी ओम। सदन को ओम। नमन। आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय है, इन्होंने भी जो है बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पत्थर जी। का प्रयोग आप कर रहे हैं हाँ। इसमें क्या कोई मतलब ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ पर नर्मदा में बहुत अलग तरह तरह के पत्थर मिलते हैं, छोटे होते हैं, है ना, या जी। तवा में जी। जो पत्थर मिलते हैं वो छोटे होते हैं, तो क्या जी। और उनके कलर भी अलग अलग होते हैं, क्या इनका उपयोग किया जा सकता है? या बिल्कुल जैसे बिल्कुल आपने सर। कहा। जी जी। और इनसे जो है आपको रिजल्ट क्या क्या लगा, फसल में क्या रिजल्ट आता है, ये थोड़ा बताएं। जी ओ। हमारे यहाँ जी। नर्मदा नदी में बहुत भिन्न भिन्न तरह के छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। जी ओ। जी। जी बहुत बढ़िया है। जितने भी अलग विभिन्न प्रकार के कलर, जो भी कलर चेंज हो जाए तो उसमें उसका अलग तत्व मिलता है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो आप बिल्कुल ले सकते हो, छोटे बड़े जो भी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्योंकि उसका जो भी छोटा है तो उसका वैल्यू तो उसमें पक्का बना ही है। जी और जैसा कि फसल में हमने उसके, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि
जो अपने को जैसा उसमें एनपीके भी होता है, मैग्नीशियम जो भी सारे तत्व अपने उसमें पाए जाते हैं। तो जैसा अपन उसका स्प्रे करते हैं तो उसकी जो ग्रीनरी वगैरह है वो बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। उसके बाद में और मेनली चीज है जो कि अपना जैसा फली होगी या फिर जो फ्रूट्स हो गए तो उसकी साइज में काफी ऐसे बड़ी हो जाती है या चमक उसमें बहुत ज्यादा मिलती है। इस साल भी मेरे जो सोयाबीन का जो दाना है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस साल बारिश कम होने की वजह से सारे लोगों के उसमें दाने में जो छोटे छोटे रह गए प्रॉब्लम आ गए। लेकिन मेरा इस साल उल्टा हो गया है। मेरे हर साल के हिसाब से भी मेरा हमारा दाना जो है वो काफी अच्छा मोटा है, तगड़ी साइज बनी है और वजन भी काफी अच्छा आ रहा है। तो ये इस, चीजें, हाँ हम इसकी स्पेशली उसको जैसा कि भाई यही चीज, हाँ लेकिन जब हमने स्टार्ट किए तो उसको 2 साल 3 साल तक के हमने उसका एक छोटा सा एरिया लेके उसमें एक स्पेशली उसके स्प्रे किए। तो जब जाके फिर अब हम साथ में मिलकर सब जो बाकी भी निविष्ठा है उसके साथ में हम उसका अप्लाई करते हैं। जी। इसकी मात्रा कितनी लेते हैं पर पंप आप? जैसा हम पर एकड़ के हिसाब से उसका 2.5 से 3 लीटर लेके अपन फसल के उसकी जो उम्र है या उसका जो जैसा फल है तो फल के झाड़ पे आप उसको ज्यादा ले सकते हो। तो वो ये जी। मात्रा आपको जैसा कि आप 2.5 3 लीटर से लेके 10 20 लीटर, जैसा आपका संतरा हो गया मौसम्बी हो गया, तो उसको आप 10 20 लीटर तक के भी ले जा सकते हो जी पर जी एकड़ जी के हिसाब से। जी। जी जी ओम सर ओम। जी। आगे हम योगाहार के ऊर्जावान बहन हमारे बालाघाट मध्य प्रदेश से आदरणीय कल्पना ताई कोटली जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रश्न रखे। जी धन्यवाद नीलकंठ भैया जी। और सदन को कोटि से प्रणाम और गुरु सत्ता को बारंबार नमन। जो अतिथि जी है आज के, योग तो बहुत अच्छा रहा आज का। और जो मुख्य अतिथि जी है अभी जो कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं जानना चाह रही थी कि पत्तर पत्तर जैसे नदी के होते हैं, तो उसको मतलब पीसेंगे कैसे घर में? मशीन में पीस सके मतलब कैसे पीसेंगे? और जैसे पौधे लगाने के पहले से स्टार्ट करें कि जब फल वगैरह आने वाले होते तब स्प्रे करें, ये बताएंगे। और दूसरा मेरा प्रश्न था, सबसे ज्यादा हमारे गांव तरफ होता है कि बंदरों से बहुत परेशान रहते हैं हम लोग, जो भी लगाते हैं। जैसे हमने कल मिर्ची भटे और टमाटर के पौधे का रोपण किया है और लहसुन वगैरह। जी। तो वो ये मतलब कब करना चाहिए? जब पौधे लगाए तब से स्टार्ट करें कि जमीन में पहले से ही तैयार करें, या जब फल पे आते हैं तब करें तैयार? ये क्योंकि इधर हमारे साइड में जंगलों में सोन नदी आती है। सोन नदी हम्म। जंगलों से पहाड़ों से आती है। उस साइड में सोनझरी जाति के जो लोग होते हैं, उन लोग स्पेशल सोना निकालते हैं लिक्विड बेस में, रेती को छान छान के उसके हम्म। इक्विपमेंट होते हैं तो सोना निकालते हैं। वहां के जो पत्थर होते हैं बहुत सॉफ्ट, जो पत्थर बने रहते एकदम शाइनिंग वाले होते हैं, चमकने वाले होते हैं और हाथ से टूट जाते हैं, इतने स्मूथली होते हैं वो उधर के क्या? उस साइड की। इधर आते आते फिर वो हार्ड हो जाते हैं पत्थर, फिर नॉर्मली नदी जैसे होती है। लेकिन जहां से सोने के जो कण कण जो निकलते हैं उस साइड से, तो क्या अलग अलग पत्थरों में अलग अलग विटामिन होते हैं, क्या होते हैं? ये प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे पाउडर बना के कृषि में कैसा उपयोग करेंगे? उन्होंने तो ये बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा उपयोग करते, लेकिन उसकी प्रक्रिया भी बता देंगे तो हमें थोड़ा सा उसका लाभ होगा। और अपना वीडियो भी ऑन कर देंगे तो और भी हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और कृषि में क्या क्या करते हैं? 20 एकड़ एक जमीन है बताया उन्होंने, तो आप 20 एकड़ जमीन में कैसे कौन सा उत्पादन निकालते हैं? ये बताने का कष्ट करेंगे भैया जी। जी ओम बहन जी, मैं जैसा वो जो पत्थर होते हैं उसको पीसना नहीं है। जैसा अगर काफी अगर बड़ा हो, जैसे मान के चले कि 1 आधा 2 किलो का अगर पत्थर हो तो उसको अपन तोड़ के 3 4 टुकड़े भी कर सके तो भी चलेगा। क्योंकि अपन उसको तोड़ेंगे तो वो उसका जो क्या बोलेंगे उसका, उसको जैसा जो उसकी जो 4 साइड है वो 4 की 8 हो जाएगी, 8 की 16 हो जाएगी। तो वो उतना लीच होने में उसको आसानी होगी और फिर उसमें से उतना लीच आउट ज्यादा होगा, उसमें से जो तत्व है बाहर आएगा। और तो वो उसका ज्यादा रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर बड़ा हो तो उसको घुलने में टाइम लगेगा और छोटा हो तो जल्दी घुल जाएगा। तो ये उसमें की चीज है, पीसना नहीं है। अगर तोड़ पाओ तो तोड़ो, ना तोड़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ पाओ तो ज्यादा अच्छा है।
बाकी वैसा भी आप उसमें डाल सकते हो। और जैसा कि आपने पूछा है कि जमीन में उसको कब देना है, तो जैसा अगर आप जो भी खाद है अपन उसको खाद में अगर पहले भी डाल दो तो भी चलेगा। ये मान के चले कि अपनी लिक्विड खाद है, जो वाटर सोल्यूबल जो खाद आती है वो खाद है, तो आप उसको हर स्प्रे में ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं उसकी कि आप ना ले या कुछ उसमें कभी कम ज्यादा उसका टाइमिंग हो गया तो वो कोई नुकसान नहीं। और जैविक में किसी भी निविष्ठा का वो नुकसान नहीं होता है कि आप अगर उसको टाइमिंग जो है आपका कम या ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जैसा बंदरों का जो सवाल है कि आप उसको जैसे ज्यादा आपको तकलीफ दे रहे, तो वो आप उसको अवश्य उपयोग करें। उनकी जो वेस्ट है जो, तो उसको आप जैसा पानी में या हम तो डिकम्पोजर में बनाते हैं, वो अच्छे से डाइल्यूट होता है या उसका जो डिकम्पोजर में होने की वजह से उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो 1 किलो का समझो 10 किलो हो जाता है, क्योंकि उसके जो जीवाणु है या बैक्टीरिया है वो ज्यादा मात्रा में ही हो जाते हैं, तो उसकी दुर्गंधी भी उसमें बढ़ जाती है उनके लिए, तो वो एक फर्क पड़ता है। तो आप उसको जैसा आपने बुआई कर दी, आपकी फसल जैसे ऊपर आ जाए, अगर बंदर आपको शुरुआत से अगर तकलीफ देते हो तो आप उस टाइम से उसका उपयोग कर सकते हैं। और शुरुआत में जब भी फसल छोटी हो तो उसकी जो मात्रा है या किसी भी जो निविष्ठा की मात्रा है वो हम कम रखते हैं। तो उसके बाद में हम जैसा जैसा उसकी फसल की उम्र बढ़ती है उस टाइप में हम उसके जो निविष्ठा के उसके जो डोजेस है उसको हम बढ़ाते हैं। जी। और आपके जो नदी के जो पत्थर है अगर उसमें सोना पाया जाता है तो और क्या, अपन जैसा यानी कि बहुत बढ़िया चीज है कि आप उसमें से आप सोने के जो पत्थर है वो आप उसमें अवश्य उसका यूज करें। जो जिसमें अगर सोना मिलता है तो वो आपका जो पानी भी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। वो तो आप शायद खेती में उसका उपयोग करते होगे, लेकिन अगर ना करते हो तो कुछ ऐसी जो चीजें हैं निविष्ठा बनाने के लिए तो भी आप उसका जैसा डिकम्पोजर हम बनाते हैं या आप जीव अमृत बनाते होगे, तो उसमें आप इस पानी का अगर उपयोग करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, यानी कि सोने पे सुहागा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सारी चीजें हैं। और कुछ सवाल छूट गया होगा तो आप फिर से मुझे बता दीजिए। बताइए निविष्ठा यानी क्या? निविष्ठा है जैसा अपन क्या बोले हिंदी में उसको, जैसा अपन जैसा अलग अलग जो बनाते हैं ना, तो हम उसको मराठी में हम उसको निविष्ठा बोलते हैं। हिंदी में सामग्री सामग्री। हाँ, अलग अलग जो दवाई बोलेंगे अपन, या जैसा अपन न्यूट्रिएंट टॉनिक या जैसा दशपर्णी हो गया ये एक निविष्ठा हो गई, पत्थरों का हो गया ये एक निविष्ठा, तो ये ऐसे हम निविष्ठा बोलते हैं। जी तो ये पत्थरों को आप मतलब डुबा के रखना है क्या कुछ दिन तक के? जी जी, पूरा पूरा उसमें जैसा मेरी जो टंकी है 200 लीटर की, उसमें जैसा 80 70 80% आप उसमें पत्थर भर दो और उसमें डिकम्पोजर भर दो, तो वो आपका उसमें 1 महीने के लिए छोड़ दो तो उसमें से वो लीच आउट हो जाएगा। और वो आप उसको बाद में आप यूज कर लेंगे, तो एक नीचे उसमें एक नॉब लगा दो या टोटी लगा दो, क्योंकि पत्थरों में से आप बकेट वगैरह बुढ़ा के निकाल नहीं पाओगे, तो नीचे से अगर आप नॉब लगा दोगे नॉब में से निकालने के लिए आसान हो जाएगा। और आप उसको फिर वो उसका आप जो कलर है, जैसा कि आपने उसमें डिकम्पोजर डाल दिया शुरुआत में, उसका थोड़ा सा भूरा कलर होता है डिकम्पोजर का, और उसमें आप महीने भर छोड़ दो तो आपका जो उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको अगर उससे अच्छी तरह से अपन उस पर ख्याल देंगे तो अपने को शुरुआत में एक अलग कलर दिखेगा, कुछ दिन के बाद में उसमें अलग कलर दिखेगा। आपके जो ज्यादा पत्थर हो गए उस टाइप का आपको लास्ट में वो कलर आपको ज्यादा दिखेगा उसमें। जी जी धन्यवाद भैया जी। जी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। और अभी हम आदरणीय श्री अगला सवाल हमारे प्रदीप जी मराठी जी ने भी हैंड रेज किया था, तो वो इसमें हो गए तो वो भी ये कर सकते हैं। और इसके बाद हम आदरणीय श्री शरद जी वर्मा जी को भी बुलाते हैं कि अपना प्रश्न रखें। जी ओम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज के मुख्य अतिथि से मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे फसल सोयाबीन है, सब्जियां हैं, इनके अलग अलग आपने रिजल्ट लिए होंगे, तो जी इसमें सब्जियों में उत्पादन बढ़ता है या उनकी क्वालिटी सुधरती है या फिर उनका साइकिल बढ़ता है, क्या चीजों का फायदा होता है वो थोड़ा सा बताने का। जी ये उत्पादन तो मेरा तो 100% बढ़ गया है।
और उसमें जो उसकी जो गुणवत्ता है वो तो आप सभी लोगों को पता है कि जैविक के बाद में उसमें गुणवत्ता उसकी काफी बढ़ जाती है। पत्तों की साइज में भी काफी अच्छा उसमें अपने को दिखने जैसा कि आपकी जैसा हम तो नहीं करते हैं सब्जियों का, सिर्फ घर के लिए थोड़ी बहुत लगाते हैं, जैसा पालक वगैरह हो गया तो उसके पत्ते, धनिया हो गया तो उसके जो पत्ते की साइज है वो काफी हद तक के एक तो उसमें जो ग्रीनरी है या शाइनिंग चमक जो है वो बहुत अच्छी होती। उसके बाद में पत्तों की साइज मुझे काफी अच्छी बड़ी दिखने को मिलती है, जिसके वजह से शायद जो फसल या जो भी अपनी है उसमें उत्पादन ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसके पत्ते बड़े होने के वजह से वो प्रकाश, सूर्य प्रकाश अच्छे तरह से एब्सॉर्ब करके या फोटोसिंथेसिस उसमें बहुत ज्यादा बनता है, और मित्र कीट भी उसमें ज्यादा आके बैठना शुरू हो जाते हैं। और एक उसमें एक अलग सी जो पत्तों में चमक बोलो या फिर उसका जो टच होता है, जो अपने को हाथ लगाने के बाद में उसमें एक अलग सा फीलिंग जो आता है, वो जो केमिकल के उसमें मुझे नहीं लगा है। और इसमें एक अलग सा एक सॉफ्टनेस होता है या फिर जो भी है, अभी मैं उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी वजह से निश्चित ही अपना उत्पादन बढ़ जाता है। और खाने में तो फिर जो भी खाएगा तो उसे जो भी अपन दे रहे हैं उसकी सारी उसमें गुणवत्ता आने वाली है, तो निश्चित ही अपन उसमें दोनों चीजों में उसमें आपको फायदा होगा। जी। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ पे मुखर्जी जी बताएं कि कुछ फील्ड में चुन कंकर ज्यादा पाया जाता है, जी। और उन चुन कंकर वाले खेतों में जब हम बैंगन लगाते हैं तो हाँ। बैंगन का उत्पादन बहुत ज्यादा मिलता है। और जी। हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा चुन कंकर पाया जाता है, तो वहाँ जो हम्म। भरते का बैंगन का जो भरता बनाया जाता है, वो जी। वाला बैंगन वहाँ पे होता है, तो वो 2-2 किलो का, 2 किलो से ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये भी जी। पत्थरों की हमने भी कुछ विशेषताएं देखी हैं। और आपको हाँ। पता है कि वो चुन कंकर को जब हमने टेस्ट कराया तो उसमें फास्फेट की मात्रा ज्यादा पाई गई, अच्छा। ऐसा हमने पाया है। जी, जी बढ़िया। ओ। जी। जी, बढ़िया। ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपको उसमें अगर जैसा फसल है, जो भी बैंगन है स्पेशली, अगर आप में उसमें उसके जैसा कैल्शियम भी उसमें शायद ज्यादा होगा, चूनखड़ी जी है जी या फिर जी, उसमें, बिल्कुल तो जी। उसके वजह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अच्छी बात है। नहीं तो जैसा हम मराठी में उसको चून खड़ी बोलते हैं, उन खेतों में तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन आपको तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, और आपने फसल भी उसमें जैसा उसके मुताबिक आपने चुनी है, तो शायद उसके वजह से आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो यही कीमया है जो पत्थरों की है, वो नेचुरली उसमें आपके जमीन में डाइल्यूट हो रहा है, हम उसको डाइल्यूट करके डाल रहे हैं। और आपके जमीन में होने की वजह से आप नेचुरली उसको, यानी कि जमीन में या निसर्ग उसको डाइल्यूट कर रहा है, तो वो आपका बेनिफिट उसको आप में मिल रहा है। जी। हाँ, मतलब जैसे मुख्य अतिथि आपको बताएं, बैंगन की फसल हम जब 1-2 साल लेते हैं तो वो हाँ। पत्थर उस खेत से गायब होने लगते हैं। अच्छा। मतलब ये भी एक देखा है हमने, जैसे जो मात्रा पहले थी और हम्म। 2-3 साल जब हमने बैंगन लिया उसमें, तो वो हम्म। पत्थरों की संख्या लगभग आधे से कम हो गई। क्या ये बात। भी देखने को आया हमें। तो तो इसका मतलब कि बैंगन को बहुत ज्यादा मात्रा में ये जो उसमें जो पाए जाने हाँ, मतलब वाले तत्व है। जबरदस्त पौधा बनता है, और वो जो हाँ। भरते में जो यूज होता है, जी। जी। वो भट्टा हमारे यहाँ बड़ा स्पेशली है। मतलब पूरे एरिया में फेमस है कि भैया यहाँ का जो बैंगन है वो भरते के लिए है। और अच्छा। बहुत दूर दूर तक जाता है ना, भोपाल, दिल्ली, तो उसका लखनऊ, ऐसी टेस्ट भी जगह वो काफी अच्छा बैंगन होगा। बिकने को जाता है। हाँ, वो वही ना, सिर्फ एक टेस्ट भी। पत्थर के कारण मैं आपको जी। जी। बताना चाहता हूँ। जी। जी जी। बढ़िया। जी एक ये ओम, नया प्रणाम। नया आज सुनने में या नया अनुभव मिला है। धन्यवाद। ओम, बहुत बहुत अच्छा चर्चा चल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी। आगे हम आदरणीय श्री पवन कुमार सर जी को आमंत्रित करते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि से बात करें। ओम। जी ओम, नमस्कार सभी को। और मैं तो आज सवेरे की योग कक्षा में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, लेकिन आज भी अच्छा रहा होगा। मुन्नीलाल जी ने बहुत सुंदर तरीके से योग कराया होगा। और आज के मुख्य अतिथि को एक बार पुनः इस मंच पर बोलते हुए, सुनते हुए और उनकी बात का अनुभव का लेते हुए बहुत आनंद आ रहा है। आनंद इसलिए भी आ रहा है क्योंकि एक नई चीज सामने आई, वो ये थी कि जो पत्थरों के विषय पर बातचीत की। दो चीजों पर मैं बातचीत करूंगा। एक तो जो कल्पना जी ने बताया कि उनके वहां वो सोना निकलता है, सोने के पत्थर हैं और मुलायम है।
और शरद जी ने बताया कि वहाँ पर फास्फोरस की मात्रा वो वाले जो पत्थर होते हैं, तो इसको देख कर के तो मन में केवल एक ही गाना आ रहा है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि क्या बात मुझे लगता है ये पत्थरों का भी आदान प्रदान हमारे कृषकों को करना चाहिए। और सागर रावले जी का जो हमारा डिकम्पोजर मेथड है, उसका उपयोग करते हुए पत्थर से हम सोना निकले और उससे हमारे खेती समृद्ध हो, हमारे लोग समृद्ध हो, हमारा हमारा देश आगे समृद्ध हो सके। ऐसे सुन कर के बहुत ही उत्साह हो रहा है। और पहले भी जब सागर रावले जी आए थे तो उसमें भी एक थोड़ी-सी चर्चा मुझे याद है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे वहाँ क्रशर लगे रहते हैं, वहाँ पर बड़ी फाइन डस्ट हो जाती है और उस डस्ट को वो भी अगर हम उपयोग करते हैं, तो शायद उसका भी कुछ हो। मैं तो अपने वहाँ नहीं कर पाया, इसका प्रयोग नहीं कर पाया, लेकिन अगर किसी ने किया हो तो शायद, क्योंकि कुल मिलाकर के जो पत्थर है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। वो बड़े पत्थर को आपने 4 हिस्सों में, 8 हिस्सों में बाँट दिया। डस्ट के रूप में तो बहुत सारे हिस्से उसके हो गए, सरफेस एरिया उसका increase। और फिर वो धीरे-धीरे जो डिकम्पोज़र का जो एसिडिक नेचर है शायद उसकी वजह से, उसमें से जो पोषण तत्व हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो पाए पौधों के लिए। और चूँकि प्राकृतिक और जैविक खेती करते हैं, तो उसमें ज़मीन में रहने वाले जितने भी जीवाणु हैं और केंचुआ है और बाकी बैक्टीरिया और फंजाई है, वो सब उसका भी उपयोग करते हुए शायद न्यूट्रिएंट को उपलब्ध करा करा पा रहे हैं। तो इसका तो मुझे लगता है कि जो सरल तरीके से इसको ही हम ऐसे भी शायद इसको समझ सकते हैं। लेकिन वेस्ट डिकम्पोज़र के उपयोग के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई और वो कंट्रोवर्सी के ऊपर भी मुझे लगता है कि हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। कंट्रोवर्सी ये हुई कि भारत सरकार का जो संस्थान है, जहाँ डॉक्टर चंद्रा पहले डायरेक्टर थे, उस संस्थान ने कुछ समय पहले एक आदेश निकाला, आदेश क्या चिट्ठी निकाली कि ये वेस्ट डिकम्पोज़र से हमारा कोई संपर्क नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कमी पाई। तो उनसे मैंने पूछा कि इसमें क्या कमी पाई गई? तो इन्होंने बताया मुझे कि शायद उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ई कोलाई, जो कि मानव मल में पाया जाता है, उसकी मात्रा उसमें पाई गई। तो उसके बाद फिर क्योंकि हम भी अपने वहाँ डिकम्पोज़र का उपयोग कर रहे थे, तो मैंने उस डिकम्पोज़र का प्रयोग करने के लिए जो लैब में उसकी टेस्टिंग की, तो मुझे भी पता लगा कि उसमें ई कोलाई की मात्रा थी। और तो फिर हमने अपने वहाँ से वो खेत से उसको हटाया और दूसरा वेस्ट डिकम्पोज़र ला करके प्रयोग करने का प्रयास किया। तो इस विषय पर सागर राउतले जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका इस बारे में क्या विचार है? मेरा कोई वो नहीं है कि ये सरकार ने जो किया सही है या डॉक्टर चंद्रा ने जो किया वो गलत है। हम तो प्रयोग प्रयोग हम निरंतर करते रहें, लेकिन उसमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। केवल एक ही चीज़ है, क्योंकि हम हाथ लगाएँगे, मिट्टी में हाथ लगाएँगे, पानी में हाथ लगाएँगे, तो उसकी वजह से हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो, उसका रिस्क नहीं रहे हमारे खेती में करते समय। और विशेषकर इस विषय के ऊपर आपका क्या मत रहा है, आपका क्या अनुभव रहा? इस बारे में क्या आपने भी सुना? और मैं डॉक्टर चंद्रा के वीडियो अभी भी यूट्यूब में आते रहते हैं और वो अपने वेस्ट डिकम्पोज़र को के बारे में काफ़ी प्रचार-प्रसार करते हैं। हो सकता है कि कुछ कहीं कमी रही हो सिस्टम में, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई है। मुझे लगता है कि वेस्ट डिकम्पोज़र का तरीका बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है। और कोई भी चीज़ जो कि एसिडिक हो सके और एसिड मात्रा हो और उसमें डिकम्पोज़िशन जल्दी हो जाता है और उसकी वजह से शायद जो पौधों में और खेत में जाकर के जब वो उपयोग में आता है, तो उसकी जो उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है, जैसा कि आपका भी अनुभव है। और बाकी जगह पर भी मैंने देखा अ कई देश जो हैं वहाँ पर ये चाहे उनके वहाँ पाइनएप्पल हो या फल हो या नींबू हो, वो सब उसको सड़ा करके उसको उपयोग में लाने का प्रयास करते हैं और उसी को वो अपना न्यूट्रिएंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पत्थर के रूप में शायद बहुत कम लोगों ने इस तरह से किया है। तो एक तो प्रश्न मेरा यही है कि हम वेस्ट डिकम्पोज़र को के प्रति आपका जो अनुभव है
उसमें ये जो नजरिया था कंटेमिनेशन का, इसको किस नजरिए से देखते हैं, और हमें खेती करते समय अगर कुछ परेशानी होती है तो क्या क्या सावधानी हमें करनी। मेरा बस यही प्रश्न है। ये धन्यवाद। जी ओम सर जी, धन्यवाद। जी पहली बात तो मैं एक सर किसान हूँ। आप जो प्रयोग करते हैं या जो आपकी प्रयोगशाला में जो प्रयोग करते हैं वो हम नहीं कर पाते। और आपने जो कहा है वो मैंने सुना है, लेकिन अभी मैं 8 साल से उसका उपयोग कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा उसमें से कुछ जैसा अपने शरीर को लगने के बाद में या फिर जमीन में उसकी कुछ हानि जो आपने बताया वैसा तो कुछ हमने नहीं पाया है। और जैसा कि अभी जो उसमें मानव का जो ऐसा आपने बताया वो जैसा मैंने सिर्फ सुना था। लेकिन जैसा कि पुराने लोग जैसा क्या बोलते हैं उसको, सोन खत बोलते हैं हम मराठी में, जैसा जो अपने ह्यूमन वेस्ट होता है उसको लोग खेत में ये करते थे, तो उसमें उसको ले जाके डालने का जो जैसा जब लैट्रिन बनना शुरू हुआ तो उसमें जब उपयोग किया लोगों ने उसको कुछ दिन समय रखने के बाद में, तो वो लोगों को काफी उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। और आज भी कुछ लोग हमारे इधर जो नगर परिषद के थ्रू जो जिनके टैंक पैक हो जाते हैं वो ले जाके जैसा निकालते हैं, तो फिर वो कुछ लोग अपने खेतों में या बाजू में उसको स्टोर करते हैं और फिर उसका बाद में उपयोग करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा उसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो शायद हो सकता है जो आपने बताया है, लेकिन मेरे हद तक के तो हमें कुछ उसमें से हानि नहीं मिली है। और आपने शायद चंद्रा जी से कभी बात की हो तो आपको उसमें से और ज़्यादा उसमें से मालूमात मिली हो, या फिर आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि ठीक है मैं भी उनके फेवर में नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसा कोई भी एक साइड सुनने से कुछ चीज़ें कि जैसा दोनों हाथों से ताली बजती है तो एक हाथ से बजाओ तो ये नहीं होता है, तो ऐसा कुछ है। जैसा अभी जो शायद अभी अपना जो गौ कृपा है या फिर अपना जीवामृत है उसके भी आपने शायद टेस्ट करवाए ही होंगे, तो उसमें भी जो कुछ ऐसा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो ये है इनका गौ कृपा अमृत है वो भी उसी टाइप का या वही है, सिर्फ उसमें जो अपनी लस्सी है ताक है वो उसमें ऐड करवाया गया है। तो ये तो आप ही ज्यादा अच्छे हमसे बता पाओगे। और निरंतर हम तो जी यूज जी। कर रहे हैं, हमारे शरीर पर भी उसका बारंबार स्प्रेइंग के दरमियान होता है, और उसमें से हमें कुछ रिजल्ट्स ऐसे मिले हैं कि जो हमारे खेत में जो हमारे साथ में जो हम मौसी बाई बोलते हैं जो लेडीज है जो काम करती है, उनको बारंबार सर्दी होती थी, तो उनकी वो सर्दी जो है नाक में से कंटिन्यू पानी बहना, एक बार सर्दी हो गई 2-2 3-3 महीने नाक में से पानी जाता था, तो वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और मेरे जो जानवर वगैरह है तो हम उनको उनके खाने में डालते हैं, तो उनकी जो चमक है बॉडी शाइनिंग या उनका डाइजेशन जो है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। जो उनके गोमूत्र में और गोबर में जो थोड़ी जो सेंट आती थी जो थोड़ा सा या फिर तीक्ष्ण होती थी वो आज बिल्कुल नई सी हो गई। और सबसे मेन चीज की जो मेरे जानवर है वो एकदम से जो जो उनकी शाइनिंग है और हेल्दी हमें ऐसे हमें लगते हैं कि वो बहुत बढ़िया उनकी तबीयत है। तो जो भी आता है देखता है पूछता है तो भाई क्या, तो बाकी तो जो देते हैं अपन चूना चोकर वगैरह तो वो मात्रा सभी लोग देते हैं उसी टाइप में रखते हैं, लेकिन इसके वजह से मेरे जानवरों का शायद डाइजेशन या जो तबीयत है बहुत बढ़िया है। फिर बाकी आप मुझे बताएं उसमें से। जी 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 सागर जी, मैं किसी भी चीज का मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। मैं बस खाली एक तो पत्र आया वहां से, उसके ऊपर जी। एक टिप्पणी थी, और उसके आधार पर हम भी उसको यूज कर रहे थे हम्म। वाला। हमें लगा कि हो सकता है कि पानी में कंटामिनेशन आ गया हो, इसकी वजह से उसमें तो सर हमारे पास कंटामिनेशन जो तो हमारी लैब में हम्म। जी हमारी लैब में जो रिजल्ट आया, और जी जी हमारी भी हमने खुद भी नहीं किया, दूसरी लैब में भेजा उसको जी। डिकम्पोजर का, तो उसमें इकोलाई कंटामिनेशन आया उसमें। लेकिन हम्म। जैसा आपने कहा कि ये सब चीजें अनुभव आधारित हैं, और हम्म। हमें जो ग्राउंड पर जो हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, उस पर जी हमें जी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी तो जो चीज आपने याली बताई, शायद किसी और भी हमारे मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने भी कहा कि जब से मैंने याला ना वेस्ट डिकम्पोजर और बाकी इस तरह से जो मैंने ये चीजें बनाई हैं, जीवामृत बनाया है, तो मेरे हम्म। हाथ के जो इन्फेक्शन हो रहा था, स्किन डिजीज हो रही थी, वो जी धीरे धीरे कम होकर के पूर्ण सामान्य स्थिति की तरफ हम लोग जी आ गए। 100% सर। तो जैसा ये जो भी एक अपने पाँव अनुभव में है, तो चीरे ये सब चीजें पाँव हमारे में चीरे वगैरह अनुभव पड़ते हैं आधारित ना। है। बिल्कुल। हम्म।
जैसे पाँव में चीरे वगैरह जो पड़ते हैं तो हम उसको हम तो यूज करते हैं, लेकिन जो कोई नया है उनके लिए तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप डिकम्पोजर ले जाओ और उसमें आप जैसा भी आपको समय मिले 15-20 मिनट आधा घंटा उसमें पाँव डुबा के रखो और फिर से उसको आप वॉश कर लो, तो वो धीरे धीरे आपके वो ये हो जाते हैं। या जैसा हमारे कुत्ते वगैरह होते हैं खेत में, उनको वो खरूज वगैरह हो जाती है, या इन्फेक्शन यानी कि स्किन इन्फेक्शन, तो वो हम उसको लगा के छोड़ देते हैं, तो वो मात्र 2-3 दिन में आपका उसमें रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाल झड़ना या फिर जो स्किन उसकी डैमेज हो रही है वो वहीं पर रुक जाती है। और मैंने या हमारे घर पर भी हमने उसके जैसा बाल झड़ने के या डैंड्रफ की जो समस्या थी उसमें हमने उसका उपयोग किया, तो हमें उससे बहुत जल्दी छुटकारा मिला है, जो काफी महंगी महंगी दवाओं से जो नहीं मिला है। तो मैंने जो हमारे संबंधित व्यक्ति है जो मुंबई वगैरह में भी रहते थे उनके पास भी मैंने ये भेजा था, उनके घर पर भी ये बाल उनके शायद वहां पर जो पानी है उनका जो थोड़ा क्षारीय होता है, शायद उसके वजह से बाल झड़ना या फिर उस मौसम में थोड़ा सा जो भी है उनके वातावरण में क्षारीय है तो उसके वजह से उनके बाल झड़ना वगैरह बहुत ज्यादा रहता था। तो ये डिकम्पोजर देने के बाद में उनके घर में उनका कहना है कि बहुत ज्यादा हद तक के हमारे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जी। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और इस विषय पर आगे चलते हुए मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ये देखा कि कई जगह पर हमारा जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर जिसको हम कहते हैं, हम्म। उसमें काफी कंटेमिनेशन होने लग गया है। तो हम वेस्ट डिकम्पोजर और इस पद्धति का मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ मिलाएं उसको, कम से कम ऊपर की लेयर तो मैं तो शायद कुछ प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगे इसकी वजह से। ऐसा इस विषय पर आपका क्या मानना है? ग्राउंड वाटर तो बहुत बड़ा एक संसाधन होगा, और जी। उसमें अगर हम इस चीजों को ट्रायल करें शायद उसके रिजल्ट अच्छे आए, क्योंकि ऊपर की लेयर पानी की बहुत ज्यादा खराब हो गई है कई जगह पर। जहां जी। पर भी हमने टेस्टिंग की, जहां पर भी उसका किया, तो और मैं उसको कभी सॉल्यूशन नहीं देख पा रहा था। लेकिन आपकी जो बात है, अनुभव है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि शायद इससे भी उसका कुछ सॉल्यूशन निकले। इस जी। विषय पर अपनी बात रखाइए। जी, हमने जैसा कि देखा है कि जैसा अभी जैसा हमारे आजू बाजू में जो घर की जो नालियाँ होती है तो उसमें कुछ पानी ठहराव के वजह से उसमें बदबू आना शुरू हो जाता है। तो हमने काफी बार उसका प्रयोग किया है, हम उसमें जब ऐसा बदबू आना शुरू हो जाए तो हम उसमें ये डिकम्पोजर छोड़ देते हैं। तो वो उसमें से जो बदबू है मात्र कुछ घंटों में वो आपका बदबू वहां से आना कम या खत्म हो जाता है। और अभी चंद्रा सर के भी उनके भी काफी प्रयोग चल रहे हैं कि जो पानी जो तालाब वगैरह होते हैं उसमें भी वो डालकर उसको पानी को साफ करने का, जैसा भी कोल्हापुर में उनका एक प्रोजेक्ट चालू है, तो उनको भी उसमें काफी हद तक के वो पानी में उनके जो चेंजेस है आपके लैब टेस्ट के हिसाब से, तो उनको भी उसमें काफी हद तक के चेंजेस मिल रहे हैं। जैसा भी कि आप जैसा पानी में भी डालते हो तो जैसा जमीन का पीएच कम करता है वैसा पानी में भी डालने के बाद में आपका पीएच उसमें कम होना शुरू हो जाता है। जो आपका पानी का जो पीएच है वो जो ज्यादा रहता है तो वो आपका नॉर्मली उसमें कम होना शुरू नेचुरली शुरू हो जाता है। तो उसके वजह से शायद वो जो आपका पानी का जो है, तो जब ये एक तो सारे किसान बोलो या फिर जैसा आपको लंबे इसमें लार्ज स्केल पर उसका उपयोग करना पड़ेगा तो वो शायद धीरे धीरे जो पानी में जो प्रॉब्लम है वो शायद सॉल्व होना शुरू हो जाए। ये ऐसा मेरा मानना है, या जो कुछ उनके जो प्रयोग है चंद्रा सर के तो उसमें ये देखा गया है। और सर मेरा कारण जैसा डिकम्पोजर लेने का है क्योंकि अगर जीवामृत बनाता हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा मेरे लिए तो भी थोड़ा सा ये उसमें कठिन काम हो जाता है, क्योंकि उसको हर बार बनाना हर बार छानना तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और इतने बड़े खेत के लिए मैंने शुरुआत ही सर जीवामृत से की थी, 1.5-2 साल तक के मैंने जीवामृत का प्रयोग किया, लेकिन वो लंबे इस पे लार्ज स्केल पे बनाना मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही थी, क्योंकि उतना गोमित्र और उतना गोबर, तो गोबर तो मिल जाए लेकिन गोमूत्र मिलने के लिए फिर दिक्कत होती है। तो उसके वजह से थोड़ा सा फिर हमने उसको फिर हम यानी कि मूड चेंज हो गया था कि नहीं ये जैविक खेती या कम खर्चे की खेती करना या जीरो बजट खेती करना ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी साइड देखी जाए तो जो हमारे एक मित्र है आपने अपने इस पे उनको बुलाया गया था, रवि भाऊ मार्शेटवार, तो उन्होंने भी बहुत उसमें बहुत ज्यादा तक साल तक उन्होंने काम किया है जैव जीवामृत में। तो आज उनके खेत में सर उसमें जीवामृत ज्यादा डालने की वजह से उनका मानना आ रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो उसमें जो बेसन होता है तो फिर उन्होंने उसमें से दही दही डाल के बनाना, लेकिन उनके कुछ झाड़ों में उसके जो फंगस जो तैयार होने के प्रॉब्लम उसमें हमें दिखने लगे या उन्हें दिखने लगे उनके घर के खेती में।
और ऐसे कुछ काफी किसान भी है जिनके ऐसे जीवामृत की वजह से कुछ नुकसान हुआ या होने लगा, तो वो लोगों ने फिर हो सकता है उनकी गलती हो गई हो कुछ डालने में या उसका यूज करने में, तो पता नहीं, लेकिन मैंने शुरुआत ही उसी लिए की थी कि मेरे मुझे थोड़ा सा उसमें लेंदी प्रोसेस लग रहा था, इसलिए मैंने जो वेस्ट डिकम्पोजर मुझे मिला तो वो काफी आसान हो गया है। और नहीं तो जैविक खेती करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, और इतने बड़े खेत में तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है सर। जी। जी, बहुत सुंदर सागर जी, आपको आपके जो प्रयास हैं, आपके जो विचार हैं, इसको नमन। इस प्रकार से आप अपनी वो करते रहिएगा। और बहुत सुंदर आज आपसे वार्ता हुई। मैं जी इतना सर। कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को आप तक धन्यवाद। चंद्रा सर से एक बार चर्चा कीजिए ना सर, क्या हो चुकी है आपकी? जी जी जी, मैं कर लूंगा, उनसे बातचीत जी। करूंगा, बिल्कुल। जी सर, यानी कि आप अगर जी, बात करोगे तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, हमारे भी जो कुछ एक दिन है तो एक वो दिन उनसे। कोशिश करेंगे, हाँ। एक दिन उनको इसी मंच पर फिर से बुलाते हैं एक बार। जी बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद, इस बहुत बहुत संभावना बढ़िया। को देखते हैं, तो फिर जी सर। बिल्कुल जी। स्पष्ट हो जाती है बहुत सारी चीज। जी जी, सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन सर, कुमार जी सर। आपने जो चर्चा से कुछ आगे भी उसमें 932वां दिन भी कुछ नया सीखने को आज भी मिल रहा है। ऐसे आज हमारे मुख्य अतिथि और आपसे चर्चा से निकल आया, और हम आगे चलते हैं। आदरणीय ऊर्जावान हमारे भाई साहब बने सिंह जी, आप कुछ बात रखना चाहते हैं? आदरणीय बने सिंह जी। जी ओम। सदन के मेरे सभी भाइयों को, महानुभावों को प्रणाम। आज के जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। उनसे मेरा निवेदन है कि जैसे स्थानीय क्षेत्र में मान लो आसपास अगर नदी नहीं है तो वहाँ पे किसान कौन सा पत्थर ले सकता है, या पहाड़ों का पत्थर ले सकता है, या नदियों का ही पत्थर इस कार्य में उपलब्ध है, और उस पत्थर का कलर कैसा होना चाहिए। हर क्षेत्र की हर नदी में अलग अलग कलर के पत्थर होते हैं, तो क्या हम जी। कौन सा पत्थर का उपयोग करें? ऐसा आपके पास फोटो या वीडियो हो तो उस ग्रुप में सेंड भी करें आप, उससे हम समझ सके थोड़ा। जी ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर कि आप नदी का ही पत्थर ले या पहाड़ों का पत्थर ले। मैं तो जहां पर भी अगर मेरे गांव से मैं कहीं 100 200 400 किलोमीटर जाऊं तो वहां मुझे जो अलग से पत्थर मिले, जैसा कि पीछे मैं अभी आपके उज्जैन गया था, वहां आपके उनका जो कंस्ट्रक्शन चालू था वहां राजस्थान का कुछ पत्थर आए हुए थे, तो मैं वो उठा के लेके आ गया सर। उसमें अलग अलग कलर दिखे, अलग ग्रेन्स दिखे, तो मैं मुझे वो अच्छा लगा तो मैं लेके आ गया। फिर पीछे इधर मैं आंध्रा गया था बासर, तो वहां उनके वो लाल पत्थर होता है वहां, तो वो अलग होता है, तो वो लेके आ गया मैं। ये पहाड़ों के ही पत्थर थे उनके, और राजस्थान में तो आपके बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म के पत्थर पाए जाते हैं, तो वो आप ले सकते हो। जैसे मार्बल आजकल कंस्ट्रक्शन में हर जगह आते हैं, तो मैं कहीं जहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है वहां जाकर जो उनका वेस्ट है वो भी लाने की कोशिश करता हूँ। जितना भी मिले 2 किलो 4 किलो 10 किलो वो लेके आ जाता हूँ। अलग पत्थर दिख गया तो मैं लेके आ जाता हूँ सर, और आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो अलग अलग कलर अलग पत्थर में आपको उसके अलग कुछ तत्व मिलेंगे, ये पक्का है। जी। इसको बनाने के लिए 1 हेक्टेयर का अनुमान है कितना, कि कितना पत्थर लगेगा, कितना पानी लगेगा, कितने लीटर का देखिए टैंक होना चाहिए? आप आपकी फसल आपकी क्या रहती है, तो वो रिक्वायरमेंट आपको जैसा ज़्यादा पता चलेगा। कि जैसा अभी मेरे नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं जैसा सोयाबीन तुअर वगैरह, तो मैं और मेरी ज़्यादा मात्रा में खेती होने की वजह से मैं 200 लीटर की बैरल मेरी कंटिन्यू तैयार रहती है, और उसको सर एक्सपायरी नहीं है। आप कितने भी दिन रख लो उसमें एक्सपायरी नहीं होगी। जी। जी 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 ओम। जी सर, बोलिए। आदरणीय बने सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे आदरणीय हमारे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ श्री डॉक्टर किशोर दुबे सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपने चर्चा करें। धन्यवाद साबड़ी जी। आज इस मंच पे पवन सर ने जो हमेशा एहसास दिया है वही हमको आज देखने को मिला, कि ये व्यासपीठ जो है बहुत खुला रहे, और विरोधी मत भी है तो इसमें रखे, खुली चर्चा हो। यह पवन सर ने जो आज बात रखी इसका मैं बिल्कुल नमन करता हूँ सर के इस चीज को। और बात रही हमारे रावड़े जी ने जो पत्थर की बात कही,
उसके बारे में। पवन सर ने चर्चा छिड़ने के बाद में बैठे बैठे गूगल पे सर्च कर रहा था कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और मेरे देखने में सर की जब तक बात हो रही थी 10-15 रेफरेंसेस मेरे को देखने में आए, तो वो रेफरेंसेस का मैं जिक्र करूंगा, उसके बाद मैं मेरा पुराना अनुभव बताऊंगा। रेफरेंसेस में बहुत सारा यही कहा है कि ये बहुत फास्ट डिकम्पोजर है, और इसमें 2 प्रकार के एडवांटेजेस है जो मैक्सिमम लोगों ने बताया है। एक तो सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो सॉइल के बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। दूसरा कि जो इंसेक्ट्स है वो इंसेक्टिसाइड और रोडेंट्स यानी जो जमीन में जो रूट काटने वाले ये जो है, तो उनको रोकने का काम भी ये डिकम्पोजर के माध्यम से होता है। गूगल पे कोई भी सर्च करे तो ये 2 तथ्य मिल जाएंगे कि जमीन में मूली काटने वाले जो कीटाणु होते हैं उनको रोकने का काम ये डिकम्पोजर करता, और ऊपर में उसके जो डिसीजेस आते हैं वो डिसीजेस को रोकने का काम करता। तीसरी बात कही है कि सनलाइट का एब्सॉर्प्शन जो है, सनलाइट को एब्सॉर्ब करने का काम करता, और सूर्य प्रकाश जितना ज्यादा आएगा तो उतना कोई भी क्रॉप है, कोई भी फसल है, वो बढ़ेगी। ये 3 मेन एडवांटेजेस यहाँ पे रखे गए। इसके बावजूद ह्यूमन के लिए कोई डिसएडवांटेज है क्या? उसका कोई भी मतलब मेरे अभी 5-10 मिनट के सर्चिंग में तो नहीं मिला, आगे भी हम सर्च करेंगे और ये प्रयास जरूर। अब दूसरी चीज, ये जो वार्ता में सुनते सुनते मेरे को 1982 का एक उदाहरण याद आया, वो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मैं तो किसान भी था और प्राध्यापक भी था, और कृषि महाविद्यालय जाता था। पंजाब राव कृषि विद्यापीठ में 468 नाम की एक पीकेवी 2 नाम से एक कॉटन की वेराइटी निकाली थी। डॉक्टर तैयब उसके संशोधक थे, और वो वेराइटी ऐसी थी कि जिसमें वो जो कॉटन की पत्तियां थी, कॉटन की पत्तियों पे बाल आते थे, और बाल आने से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स नहीं के बराबर उपयोग करना होता था। उसके पहले जो हाइब्रिड्स जो थे H4 H6, उस पर बहुत सारा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता था, लेकिन डॉक्टर तैयब ने जो काम किया था कि उसकी मात्रा बहुत कम की थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ऐसा हुआ, डॉक्टर तैयब ने निकाली हुई वेराइटी, क्योंकि हमने कई जगह पे उनके एरिया में भी अकोला और विदर्भ में लगाई थी, हमने भी खुद में लगाई थी, हमने कंपेरेटिव उसका देखा था कि बहुत अच्छी वेराइटी थी। लेकिन बहुत अच्छी वेराइटी निकालने के बावजूद उसको जो भी कमर्शियल लॉबी है, कमर्शियल लॉबी ने उसको पनपने नहीं दिया। मैं बड़े सावधानी के साथ बोलता हूँ। क्यों नहीं बढ़ने दिया? क्योंकि वो अगर बढ़ता तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की जो कंपनियां थी, उसके जो एजेंट्स थे, उनके दुकानदारी पे आ जाती थी, इसलिए उसको बिल्कुल बढ़ने नहीं दिया। और डॉक्टर तैयब 2-4 साल के बाद रिटायर हुए, और इतनी अच्छी वैरायटी वो विद्यापीठ के लेवल पे ही वैसी की वैसी खत्म हो गई, और उसमें आगे काम नहीं हुआ। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि शायद होगा नहीं होगा वो तो भगवान जाने, या जो कमर्शियल लॉबी है या वो सब जाने, लेकिन ये जो है कि इसमें ये जो पत्थर है हम का उपयोग करते, तो इससे 2-3 चीजें हो रही सर। एक तो मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है। सागर साबड़ी जी से हमारी पहले भी बात हुई थी, और इसके नतीजे भी है कि मिनरल न्यूट्रिशन का 2 पार्ट है, तो कमर्शियल कंपनियां जो मिनरल न्यूट्रिशन करती है उस पे एक आ जाती है। दूसरा, जो जमीन में रोडेंट्स और पेस्टिसाइड्स वाली जो है उसमें आ जाती है। और शायद यह भी कारण हो सकता कि किसी एक आध वैज्ञानिक ने काम कर दिया, तो उसको मतलब डिफेम करने के लिए शायद ऐसी लॉबी साबित हो सकती है। यह भी एक हो सकता है। तीसरा मैं बिंदु अंतिम बोलूंगा कि इसमें जो अलग अलग पत्थर है, जैसा पवन सर ने बोला कि उसका पाउडर बना के उसके प्रयोग किए जाए, यह काम जो विरोधी लॉबी है जिसने भी इसको गलत बोला है, तो ऐसे प्रयोग किए क्या, उसका नतीजे है क्या, यह हमको जरूर पूछना चाहिए। जो भी होगा, डॉक्टर चंद्रा जी ने अगर किया है तो उनको भी पूछना चाहिए कि इसके इस तरह के आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए क्या। हानि अगर है तो ह्यूमन फूड में तो जैसा अपन सभी हम इस लेवल पे बोलते हैं
कि रेसिडुअल केमिकल इफेक्ट्स जो होते हैं, वो रेसिडुअल केमिकल इफेक्ट्स केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वैसे इसके हो रहे हैं क्या? उसकी कोई लेवल है क्या? इसका जब तक अध्ययन सबके सामने नहीं आएगा, तब तक हमको डिकम्पोजर गलत है ऐसा हम नहीं बोल सकते। ऐसा मेरा प्रावधान है। यही बात मैं सदन के सामने रखता हूं। धन्यवाद। जी सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा अपन जैसा जीवामृत भी बनाते हैं, अगर वो भी 4 दिन रहता है ज्यादा तो उसमें भी दुर्गंधी आना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात के सर, जब तक के जो भी लोग केमिकल खेती कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, तो वो उस चीज का कभी उसमें अंदर घुस के उसके पीछे का जो कुछ है रीजन, वो ढूंढने की कभी कोशिश नहीं करेंगे सर। हाँ, आपका जीवामृत ये खराब है, आपका डिकम्पोजर खराब है, आपका गौ अमृत खराब है, या जो भी निविष्ठा आप उनको जो फ्री में मिलती है, उसके पीछे बहुत ज्यादा इनके ढूंढने के कारण शुरू हो जाते हैं, और एक एक दूसरे को खराब करने के इसके पीछे बहुत ज्यादा रीजन शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि भाई, अगर ये फ्री में आपको मिल रहा है तो जो आपसे बन पाता है या जो आप इजीली कर पाते हो, जो आपको सुटेबल है, वो आप करो ना। लेकिन वो वैसा नहीं करेगा, और खुद भी नहीं करेगा और दूसरों को भी नहीं करने देंगे, ऐसा मेरा मानना है सर। ठीक है सर। एक बिंदु इसमें मेरा बोलने का रह गया, वो बिंदु जोड़ देता हूं कि सोनखत जिसको बोलते हैं, मतलब ह्यूमन जी कंपोस्ट, ह्यूमन वेस्ट कंपोस्ट जो है, ह्यूमन वेस्ट कंपोस्ट को यूज करो। यह 70 से लेकर कई वैज्ञानिकों ने बोला है, 70 से करीबन ये जो 2000 तक कई वैज्ञानिकों ने इसको बोला है कि ह्यूमन वेस्ट जो है उसको उसका खाद बनाओ और उसको ये करके। इतना ही नहीं, उसी समय में चाइना के में, यानी अगर कोई मेहमान आता है तो भाई हमारे खेत में आप टॉयलेट को आओ, इस तरह की बातें उस समय में होती थी। मैं इसलिए बोलता कि ह्यूमन फीकल मैटर जो है, वो ह्यूमन फीकल मैटर यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा जो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, वो गलत चीज है। और इसका एक उदाहरण है कि आजकल देखो, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तुलना में उस दिन बोल रहा था, इवन नेचुरल फार्मिंग वालों ने वर्मी कंपोस्टिंग भी यूज नहीं करना, उस पर भी आज जी लगा दी है। तो जी यह सर। सब चीजें भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। धन्यवाद। सर, ये मेरे ख्याल से तो सब मार्केटिंग है। अब अपना सब जैसा जो भी बिजनेस बढ़ा रहे, जैसा अभी उसमें सर बहुत से प्रोडक्ट जो आते हैं उसमें जो जानवरों का वेस्ट होता है या जो उनकी जो चर्बी वगैरह जो भी है, वो सारा उसमें वो डालते हैं, तो वो चलेगा सर हमको, लेकिन ये नहीं चलेगा। और जैसा दुर्गंधी की बात है, तो वो तो सर कोई भी चीज आपकी कंपोस्ट होगी या सड़ने लगेगी तो उसमें तो कुछ दिन के बाद में सेंट आना ही है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुबे सर। और चर्चा आगे लेते हुए हम आदरणीय श्री दिनेश सेमवाल सर के पास जाते हैं, वो भी अपना मत रखे। जी आदरणीय, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अभी कुछ 6 महीने हुई वेस्ट डिकम्पोज़र पर। लेकिन उससे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आदरणीय सदन के माध्यम से, और उनसे पूछता हूँ कि क्या वेस्ट डिकम्पोज़र अगर कुछ ज़्यादा दिन तक आप रखते हैं किसी ड्रम में, तो उसमें कोई दुर्गंध आती है? जी, सिर्फ अगर जैसा उसमें प्लेन अगर वेज डिकम्पोजर हो तो उसमें नहीं आएगी। उसमें से जो खटास है वो उतनी ही खटास उसकी जो शुरुआत में भी होती है। हाँ, वो खटास थोड़ा कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जैसा उसमें बदबू नहीं आती सर। हाँ, लेकिन जब अपन उसमें बाकी अगर जैसे कुछ डालते हैं तो फिर उसको जो सड़ने के बाद में जो दुर्गंधी आती है वो आती है। बाकी अगर अदरवाइज अगर उसको प्लेन आप रखो, वो साल भर भी रखा रहे, तो भी कोई उसमें मेरे देखने में तो नहीं आया कि उसमें दुर्गंधी आती है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर उसमें से आप कुछ डाल रहे हैं या ऊपर से आपका कुछ गिर रहा हो, तो उसको जब वो कंपोस्ट करेगा तो उसमें की दुर्गंधी आपको आना शुरू हो जाएगी। बाकी अदरवाइज वो तब तक कि आपको उसमें कुछ बदबू या सेंट आपको जो है वो नेचुरली जो आती है शुरुआत में, वही कम या ज्यादा इतना होता है, मेरे देखने में आया है। जी जी, 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 जी। जी, आदरणीय, मैं इसलिए पूछ रहा था कि जैसे अभी आदरणीय पवन सर ने बात रखी है और उनके बाद आदरणीय दुबे सर ने बात रखी है, और मैंने इसी सिलसिले में अभी योगाहार में आदरणीय कृष्णा चंद्रा आए, मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बहुत ही कम बात की, बोले कि मेरे साथियों से बात करिए और मुझे अभी समय नहीं है। तो मैंने उनके बहुत सारे साथियों से बात की, क्योंकि उनकी एक एक चेन बनी हुई है कि जो वेस्ट डिकम्पोज़र को किसानों तक पहुँचाते हैं। जी खैर, उसके बाद मैंने असम प्रांत में ही ये प्रयोग किया था।
मैंने वहाँ पे चाय बागान के लिए, क्योंकि मुझे एक काउंसलिंग का वहाँ पे मौका मिला, तो उस दौरान मैंने चाय बागान में लोगों को जैविक खेती की शुरुआत के लिए प्रेरित किया था। सब्जी के क्षेत्र में लोगों ने कार्य किया, लेकिन जो क्योंकि बड़े बागान हैं वो लोग असमर्थ थे इस कार्य करने में, जिसमें मैंने लगभग 20 लीटर न 20 जो ड्रम हैं 200 के, वो गौमूत्र के, और 10 ड्रम जो हम जीवामृत के तैयार करवाए, और उसमें से 5 ड्रम वेस्ट डिकम्पोजर के 200 लीटर के तैयार कराए। और हमने देखा कि जो जीवामृत का अपना अच्छा प्रभाव है सब्जी और जो दूसरी सामान्य फसलों में, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर का को जो तैयार किया और उसको डाला, उसका बहुत ही एक क्रांतिकारी ढंग से वो काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है, अच्छा कार्य करता है। लेकिन जो आपका मैंने जो प्रश्न पूछा, वो इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे थोड़ा अपने एक्सपेरिमेंट को दुरुस्त करना था, कि जो ड्रम हमने बहुत दिन बाद यूज़ किया, तो उसमें वास्तव में तीखी दुर्गंध आ रही थी, और उसको हमने जो ऊपर से जो जूट है, जूट के एक ढक्कन से ढकाया था, जो जूट का जो बोरा होता है उसको ढक्कन से ढकाया था। उसके नीचे देखा तो उसमें कॉलोनीज़ बनी हुई थी, बहुत सारी कॉलोनीज़ बनी हुई थी। और वो कॉलोनीज़ जब हमने खोला तो वो ये कॉलोनीज़ क्यों बनी, और फिर ये पता चला जो बैक्टीरियाज़ हैं वो इतनी ज़्यादा उसमें बढ़ गए थे, लोगों से बात की, तो तब ये लगा कि जो वेस्ट डिकम्पोज़र है, वो द बेस्ट डिकम्पोज़र है, बहुत अच्छा डिकम्पोज़ करता है। जब इसमें बैक्टीरियाज़ या जो डिकम्पोज़िंग जो एजेंट हैं बढ़ जाते हैं, तो उनको भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन की आवश्यकता अगर उनको नहीं होती है, तो वो फिर वो डिकेज हो जाते हैं, डिकम्पोज़ वो अपने आप में हो जाते हैं, जिससे वो जिस पदार्थ में डाले जाते हैं उसमें वो बदबू आती है, बहुत तेज़ी से आती है। लेकिन जो सामान्य जिनका प्रयोग हम लगातार कर रहे थे, जिस डिकम्पोज़र्स का जिन ड्रमों का, उनमें ऐसी कोई दुर्गंध नहीं आई, और मैंने भविष्य के लिए यानी 6 महीने के लिए 3-4 बोतलें, जो 1-1 लीटर की बोतलें थी, उनको उनको सेपरेट रखा हुआ था। उनको खोल के देखा तो उनमें भी कोई बदबू ऐसी नहीं आ रही थी, जैसे जो ड्रम जिसमें मैंने कहा है उसमें तेजी से बदबू आ रही थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेस्ट डिकम्पोज़र को चाहिए और भी वेस्ट, जिसको वो डिकम्पोज़ कर सके, और अगर उसका प्रयोग नहीं करता है तो कोई भी चीज़ हो वो दुर्गंध तो देगी देगी, खासकर जब उसमें इतनी गलाने की शक्ति हो, इतने सड़ाने की शक्ति हो कि वो पत्थरों तक को गला स रहा है। तो जो वेस्ट है हमारा, जो फल सब्जियों के जो हमने यूज़ किए थे, छिलके वगैरह, तो उसको तो बहुत तेज़ी से गलाता है, और उसके बाद करे क्या, तो वो फिर शायद उसी की वजह से ये दुर्गंध आती है। मैंने जब लोगों से बात की, जो वेस्ट डिकम्पोज़र का प्रयोग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, तो जो डॉक्टर दुबे सर ने जो अपनी बात के जो अंतिम शब्द कहे, अंतिम जो सेंटेंस कहे हैं, वो लगभग यही उभर के सामने आई थी कि हो सकता है ये भी कुछ कारण रहे हों, और ये संस्थागत या राजनीतिक बातें भी सामने आ जाती हैं, लेकिन हमें उन पे नहीं जाना है। हमें तो ये रिज़ल्ट जो मिल रहे हैं किसानों को, उनका अच्छा हो रहा है, और बिना किसी हानि के वो केमिकल जैसी हानियाँ नहीं कर रहे हैं, बल्कि लाभ प्रदान कर रहे हैं किसान समाज के लिए और उपभोक्ताओं के लिए। तो ये अच्छे प्रयोग हम यूँ ही करते रहें। इस वास्ते आज की मुख्य अतिथि को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम। जी ओम सर, धन्यवाद सर। मैंने भी लगभग पिछले 3 साल से एक बॉटल में भर कर रखा हुआ है डिकम्पोजर, तो उसमें भी 3 साल बाद भी मुझे अभी भी कोई दुर्गंधी सर उसमें नहीं लग रही है। सिर्फ जैसा उसको अपन ढक्कन खोलते तो उसमें वो गैस तो नेचुरली वो तैयार होना है, तो वो ढक्कन खोलने के बाद में उतना एक उसमें से गैस निकलता है, बाकी अदरवाइज उसमें कोई बदबू या कोई सेंट उसमें नहीं है। और उसको हमने अभी फिर से उसको मल्टीप्लाई करके भी देखा है, तो वो जैसा पहले मल्टीप्लाई होता था आज भी उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब वो खराब भी नहीं होता। हाँ, आप जैसा बोल रहे हैं कि उसका अगर खुला छोड़ दो तो उसमें कुछ गिर जाए, जैसा आपने बोरा रखा था, वो बोरे में जो उसने बोरे के उन्होंने बोरे में से कुछ निकाला होगा, तो उसमें से वो एक तो ये हो गया, या फिर फुल एयर टाइट नहीं हुआ, जो बोरे का जो उसमें कुछ गिरा होगा तो उसको भी उसने खा लिया। और मैंने सर ये भी देखा है कि जैसा जो टंकी होती है हमारी, अगर मट्टी में रखी जाए तो उसके बाजू में नेचुरली सर आपको कछुए उसमें वो टंकी के बाजू में बहुत ज्यादा आपको आना दिखना शुरू हो जाएगा सर।
वो वेस्ट डिकम्पोजर शायद उसमें गिरता हो जमीन में, इसलिए आते हो। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि ऐसे गुच्छे के गुच्छे, जैसा बंच के बंच उसमें उस टंकी के बाजू में अगर मट्टी में रखे हो तो उसके गुच्छे के गुच्छे दिखना आपको शुरू हो जाएगी। ये एक मैंने अनुभव किया है। और जैसा वेस्ट आपने बोला कि हाँ, मेरी जो खाद होती है गोबर खाद, उसमें जब हम डाल रहे हैं सर, तो वो 1-1.5 महीने में उसको इतनी बढ़िया, जैसा जो अपने केचुआ खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होता है, उस टाइप में उसको वो एकदम से बारीक या भुरभुरा बना देता है। तो जहां मुझे 5 ट्रॉली जो ट्रैक्टर की होती है वो डालने के एवज में मैं सिर्फ 1 या 1.5 ट्रॉली डाल रहा हूँ, और रिजल्ट सेम एज इट इज मुझे उसके गोबर खाद के मिल रहे हैं। शायद उसकी वैल्यू वो बढ़ा दे रहा है, और उसमें जो आजकल जैसा बताते चंद्रा सर की, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी वो बना रहा है। जैसा वो जो खाद होती है गोबर, एकदम जब जब वो ढेर में होती है तो उसी टाइम में उसमें एक कालापन आना शुरू हो जाता है। उसके वजह से भी शायद वो पता नहीं, अब वो आपके लैब की भाषा में या जो भी है रिसर्च है, लेकिन मुझे वो जो कालापन है बहुत बढ़िया लग रहा है। और अभी मैंने पिछले साल भी कुछ एरिया में, या इस साल भी एक मात्र सर एक 30-40 किलो पर एकड़ के हिसाब से कुछ एरिया में मैंने डाला, तो मुझे वो फसल जो गोबर खाद है 30-40 किलो सिर्फ सर, तो वो उसके भी रिजल्ट, वो तो अपन समझो डालते हैं, लेकिन ये 30-40 किलो डालने के बाद में भी उसके अच्छे रिजल्ट हमें दिख रहे हैं सर। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है सर आपका। तो आगे हम आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई जी से मार्गदर्शन चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, और जी बीच धन्यवाद। में भी हमारे आदरणीय हाँ, इसके बाद कल्पना पटलेता ही बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये हमारे चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो महत्वपूर्ण बात पत्थर के जो की बताई है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने जो हमारे कृषि में जो नुकसान होता है नीलगाय के द्वारा, और जो आपने बताया कि उसका जो है जो वो होता है, वो लगा करके अगर गाय उस पर छिड़काव कर देते हैं तो वो उसका नुकसान नहीं होता है। ये आपने प्रबंधन बताया। और जैसा कि संवाद हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण संवाद चल रहा है, आपका स्वागत है। और इसमें आप जो उपाय है जो ग्रुप में भी लिख के डाल दें तो हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि सुरक्षा फसल की बहुत अति आवश्यकता है। बाकी शेष आपका संवाद महत्वपूर्ण है किसानों के हित में, तो इसको जरूर आप डाल दें। धन्यवाद। ओम। जी सर, ये जो आदरणीय प्रबंधन है, जानवरों का जो प्रबंधन है सर, ये मेरे ख्याल से जब तक के कुछ लोग यूज करेंगे तब तक के उसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो जानवर है उनको भी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब तक के आप कुछ लोग यूज करेंगे तब आपने को उसको रिजल्ट मिलेगा शायद। उसके बाद में जब सारे लोग अगर उसका यूज करने लगे तो शायद उसका थोड़ा सा रिजल्ट कम मिले, क्योंकि बाकी के जानवर नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे जानवर उसको चाव से खाते हैं, और डिकम्पोजर जब मैं पिलाता हूँ तो वो चाव से पी लेते हैं। तो ये जैसा मेरा बोलना है कि उसमें आपको ये थोड़ा सा उसमें दिख सकता है, क्योंकि मेरे जो भूसा वगैरह निकलता है फसलों का, तो उसमें मेरे जानवर को कोई दिक्कत नहीं है, वो खा लेते हैं आराम से। लेकिन वही बाहर से जानवर अगर आ जाए तो वो नहीं खा पाता उसमें सर। जी सर। मुख्य अतिथि से ये मैं क्योंकि अज्ञानी हूँ बहुत, तो आप वेस्ट डिकम्पोजर जो तैयार करते हैं, आप उसमें क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं, कौन से चीजों से आप वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करते हैं, ये जानना चाह रहे थे हम। जी, डिकम्पोजर के बनाने के लिए तो एक तो आपको जो उसका कल्चर है वो चाहिए। तो एक तो उनके जो आजकल चंद्रा सर ने उनका खुद का एक मार्केटिंग शुरू किया है, वहाँ मिल जाएगा। या फिर जो भी किसान पहले से बनाते हैं, जैसा कि मेरे एरिया में मैं हूँ, तो मैं अगर मेरे से आप कल्चर ले जाते हो तो वो आप उसको पानी में, जैसा 200 लीटर की बैरल है तो उसमें आप टंकी भर लो, उसमें ये जो 1 लीटर है या आधा लीटर है वो उसमें डाल दो, और 2 किलो गुड़ डाल दो, और ये आपका 6-7 दिन में तैयार हो जाएगा। अभी ठंडी है तो 6-7 दिन लगेंगे, अगर गर्मी है तो वो आपका 3-4 दिन में भी तैयार हो जाएगा। या आप उसको थोड़ा सा, जैसा लकड़ी से बोलो या किसी सहाय से उसको आप हिलाते रहो, जितना हिलाते रहोगे उतना फास्ट हो जाए। जैसा अभी मेरी बड़ी बड़ी बैरल है 1,500-2,000 लीटर वाली, तो मैंने उसमें कूलर का पंप डाल दिया है, तो वो उसमें पानी रोटेट अंदर के अंदर हम उसको करते रहते, तो वो काफी जल्दी तैयार हो जाएगा। जब भी हमें अगर गड़बड़ है कि भाई जल्दी अपने को ये तैयार होना है, तो हम उसको 24 घंटे उसमें पंप चालू कर देते, वो तीसरे दिन हमारा तैयार हो जाता है।
तो बाकी उसमें ऐसा अलग सिर्फ डिकम्पोजर बनाने के लिए उसमें अलग से ऐसा कुछ जरूरत नहीं होती है। जी बहन जी। वो मदर कल्चर डालना है, और आपने क्या बोला फिर उसके बाद कितना डालना है? गोबर? नहीं, उसमें गोबर नहीं डालना है, उसमें सिर्फ जो मदर कल्चर है, मदर कल्चर, पानी और गुड़। गुड़? गुड़ गुड़, जी हाँ जी। जी। पानी, पानी की मात्रा मतलब ड्रम के हिसाब से, जैसे 100 लीटर ये का? आपका ड्रम है, जैसा 100 लीटर का है तो 100 लीटर पानी, जैसा थोड़ा सा उसमें गुड़ बैठ जाए या फिर वो आपका कल्चर बैठ जाए उतनी जगह छोड़ना है, बाकी फिर आप उसको, और उसको आप जैसा इन दिनों की जो धूप है उसमें भी रख सकते हो, बाहर अंदर कहीं पर भी रख सकते हो। धूप काले में जैसा अगर आपका टेम्परेचर अगर 40 के पार जाए तो फिर उसको आप छाया में रखिए। छाया में अच्छा रखे, जब भी छाया में रखे तो अगर अच्छा रखेंगे तो बढ़िया है। बाकी आप उसको अदरवाइज आपके खेत में अगर रखना है या वहां बनाना है जहां से छोड़ना है तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी इसमें ढक्कन जैसे प्लास्टिक का ड्रम है तो उसके ढक्कन प्लास्टिक के ही होते हैं, जी। तो ड्रम एकदम टाइट पैक करना है या फिर ऊपर नहीं से कुछ? टाइट, नहीं कुछ कुछ भी करना नहीं, आप खुला छोड़ दो तो भी चलेगा, या फिर आप उस पे थोड़ा सा कपड़ा डाल दो या प्लास्टिक शीट डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि चंद्रा सर का बोलना है कि उसमें कंटेमिनेशन होता नहीं, लेकिन अभी पवन सर ने बोला है कि कंटेमिनेशन, लेकिन हमारा तो खुला पड़ा रहता है तो हमें उसमें से ऐसा कुछ कंटेमिनेशन का वगैरह कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, या फिर हमने स्प्रे किया और हमारे फसलों पे उसका कुछ जैसा कहीं पत्ते जल गए ये हो गया तो वो कभी नहीं हुआ। हाँ, अगर आपकी मात्रा अगर उसमें ज्यादा हो जाती है तो वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी फसल की उम्र अगर महीने भर से कम है तो हम उसमें 25 से 30% ही उसकी मात्रा रखते हैं। मान के चलिए जैसे कि हमारे 1 एकड़ में 100 लीटर पानी जा रहा है तो उस टाइम में शुरुआत में हम उसको 25-30 लीटर ही उसमें डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं, या फिर निविष्ठा के साथ में 25-30 लीटर का उपयोग करते हैं। और अगर जैसे आपकी फसल बढ़ जाए 1-1.5 महीने के बाद में हम 50-50 कर देते हैं, 50% पानी और 50% वेस्ट डिकम्पोजर उसके साथ में, वो सब निविष्ठा और वेस्ट डिकम्पोजर प्लेन वाला, तो ऐसा मिला के हम 50% का रेशियो रखते हैं। तो ये भी बढ़िया आपको उसमें यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपके फसल पे उसका मुझे तो मेरे अनुभव में मुझे 8 साल में कभी मेरे फसलों में वेस्ट डिकम्पोजर या उसके वजह से कभी डैमेज हो गया या नुकसान हो गया, ये आज के डेट तक के मुझे कभी उसका ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिखा, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो बाकी तो पता नहीं, लेकिन मैं जो खुद का है और जो भी मेरे संपर्क में जो किसान है उनको मैं जो ये बताता हूँ वो जो करते हैं तो उनको भी ऐसा, उनके भी कभी देखने में नहीं आया है कि उनके भी साइड इफेक्ट आए हैं। और जो भी लोग जैसा जो हल्दी होती है, हमारी हमारी एरिया में काफी हल्दी लगती है, तो वो हल्दी में जैसा एक उसमें हम मराठी में उस पर करपा बोलते हैं, उसमें फंगस आती है, उसके वजह से पत्ते आपके पीले पड़ना या खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये केमिकली वाले जो खेती करते हैं उनके बहुत ज्यादा मात्रा में उनके जो होता है फंगस वो बहुत ज्यादा आ जाता है, लगभग 50-50% तक के उनके पत्ते खराब होना या पीले पड़ जाना हो जाता है। लेकिन हम यूज कर रहे हैं तो हमारे इसमें उनका जब पत्ता आधा खराब हो जाता है तब हमारे नॉर्मली पीले जो हरे हरे पत्ते होते हैं उससे मतलब नॉर्मली उसका पीलापना उसमें आना शुरू हो जाता है। बाकी ये लोगों के उसमें पत्ते आधे जल जाते हैं, इस टाइप में हो जाता है। तो ये एक उसमें जैसा जो भी फंगस है वो उसमें बहुत ज्यादा जो काम करता है, मित्र फंगस जो मित्र बुरशी है वो काम करती है, तो वो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जैसा दुबे सर ने बताया कि जो रूट्स काटने वाले जो जमीन में ये होते हैं, तो जो रूट्स कम होती है, तो मैंने जब भी केमिकल खेती की हजारों रुपए के ह्यूमिक एसिड वगैरह उनका प्रयोग किया, और उस टाइम में मुझे कभी जो मेरे फसलों में जितनी रूट्स कभी दिखने नहीं मिली, आज वो मुझे कुछ ना करते हुए मेरे फसलों में, यानी कि अगर मेरी सोयाबीन की फसल है तो वो मिट्टी के ऊपर सारे वो व्हाइट रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ जो उनका जो फ्लावरिंग स्टेज के बाद में का जो पीरियड होता है उसमें आपको मेरे जमीन में आग आज देख लो तो एक मामूली ऊपर से आप एक कुछ की अगर आप परत हटा दो मट्टी की तो आपको सारे रूट से रूट्स दिखेंगे। हल्दी के भी वही पोजीशन है, जो मेरा 4.5 फीट का अंतर होता है दो रो में का, बेड में का, तो उसके जो नीचे की जो नाली होती है उसमें भी बहुत ज्यादा रूट्स मुझे देखने मिल रहे, जो हजारों रुपए खर्चा करके मुझे नहीं कभी देखने मिली, वो आज कुछ ना करते हुए या फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट या गुड़ के खर्चे में मुझे आज वो बहुत ज्यादा देखने में मिल रही है। जी जी धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अभी कुछ सवाल बाकी हमारे रमेश चंद मेहरा जी भाई साहब जी की भी बाकी है और डॉक्टर दुबे सर का, तो थोड़ा भट्ट सर अभी चले गए, मैं भट्ट सर को बुलाना चाहता था।
तो पहले आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी भाई साहब। सर चर्चा सर, मेरा एक प्रश्न है। जैसे मैं अभी अपने खेत हमने आवाज कट रही है आपकी, अभी आप नेटवर्क में आए। आप नेटवर्क में जाइए भाई साहब जी। सर नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां पर। डॉक्टर किशोर दुबे जी का ले लो जब तक। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। जी धन्यवाद साबरी जी। मुझे कुछ डिसएडवांटेज जो है इसकी एक लिस्ट मिली है मेरे को, मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अपन स्वयं सोचे कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है। मैं जैसा का वैसे ही पढ़ रहा हूं। वेस्ट डिकम्पोजर के नुकसान इस प्रकार है। वे मिट्टी में लाभकारी रोगाणुओं की विविधता को नष्ट कर देंगे, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर में केवल 2 या 4 रोगाणु होते हैं। पौधों के पोषण में प्रत्येक सूक्ष्म जीव की अपनी भूमिका होती है, लेकिन 2 या 4 सूक्ष्म जीव अन्य लाभकारी सूक्ष्म जीवों की भूमिका नहीं निभा सकते। दूसरा डिसएडवांटेज, बीजों के सड़ने की संभावना है, गारंटी ने उसका बोला नहीं है। नंबर 3, गांव का पैसा निजी कंपनियों को हस्तांतरित करना, क्योंकि ऑनलाइन मोड पर इसे 200 रुपए में बेचा जाता है। चौथा, कि देसी किस्में संकर की तुलना में अधिक उपज देती है डिकम्पोजर से, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से प्रयोग करने से हाइब्रिड की उपज कम होती है। हमारे लिए बहुत ही सोचने की बात है कि देसी का उत्पादन बढ़ता है और हाइब्रिड का उत्पादन कम होता है, ऐसा लिखा है। शुष्क भूमि कृषि में हमें मिट्टी के पानी को संरक्षित करने के लिए सूखी पत्तियां, सब्जियों या फलों को कल्चर, कचरे या मल्चिंग के लिए या आवश्यकता होती है, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर से मल्चिंग को विघटित कर देगा, इससे पानी संरक्षित नहीं होगा। और भारत में 67% शुष्क भूमि होती है, इसलिए वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग नहीं होना है। यदि किसी किसान के पास एक गाय है तो वह कभी भी जीवामृत बना सकता है, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर उसे निजी कंपनी पर निर्भर बना देगा। नेक्स्ट है, वेस्ट डिकम्पोजर प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि यह रोगाणुओं की विविधता को नष्ट कर देना। पानी का कोई संरक्षण नहीं होता, क्योंकि मल्चिंग तेजी से विघटित हो जाती है। अंतिम 2 है कि वेस्ट डिकम्पोजर गाय आधारित कृषि का विकल्प बन गया है, इसलिए कोई भी किसान खेती के लिए गायों को नहीं अपनाएगा तो हमारी देशी गाय खतरे में आ जाएगी। और अंतिम है कि वेस्ट डिकम्पोजर के लिए भविष्य में निजी कंपनियों किसानों का शोषण कर सकती है। अब यहाँ पे सब प्रबुद्ध है, ये सब पूरा का पूरा गूगल में जो है कोई भी देख सकता है, ये मैं पढ़ रहा हूं। तो इसमें 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है कि हाइब्रिड का उत्पाद कम होता है, देसी का बढ़ता है। अब गायों की संख्या सचमुच कम होती कि नहीं होती, ये अलग प्रश्न है। जो मल्चिंग वाली बात है, ये भी अलग प्रश्न है। लेकिन इन सब कुछ चीजों को जोड़ के इन्होंने डिकम्पोजर के बारे में ये तथ्य रखे हैं। कितना अपनाना, कितना सही, कितना गलत, हम स्वयं सोचे, सदन सोचे। धन्यवाद। ओम सर जी। सर जैसा कि जो अपने जो ये होते हैं बीज होते हैं, उसको गलाने का या उसको खराब करने का काम होता है, ऐसा उसमें बताया गया है। सर मैं सीड ट्रीटमेंट ही डिकम्पोजर से करवाता हूँ और उसको लगा के ही अपनी बुवाई करता हूँ सर। तो मेरा जर्मिनेशन जो है, हमने जो टेस्ट करा है हमारे हमारे खुद के तरीके से, जहाँ पर उसको सीड ट्रीटमेंट करा के जहाँ देखा गया है, वहाँ जो जर्मिनेशन हुआ है वो काफ़ी अच्छा, उसकी ग्रोथ अच्छी, और निकलते समय ही पत्तों की साइज वगैरह में एक ग्रीनरी या उसके जो बड़े पत्ते पड़ना निकलना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ नहीं हमने किया तो उसमें हमको वो सब चीज़ें नहीं दिखी। और जैसा मार्केटिंग उनका जैसा कहना है कि जो गूगल में बताया है कि निजी कंपनियों से, सर सारी ही चीज़ें अपन दुकान से लेते हैं, और ये एक बार आप लेके आ जाओ, उसमें अगर आपका कोई उसमें जैसा केमिकल या फिर आपका डीजल पेट्रोल अगर ना गिरे तो आप उसको सालों साल आप रख सकते हो, बना सकते हो। एक बार लेके आओ और सालों साल चलाओ। अगर आप अभी मेरे पास में 8 साल से वही मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। ये ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई।
और अभी हमारे आदरणीय दिनेश सेमवाल सर जी भी कुछ पूछना चाहते हैं। आदरणीय दिनेश सर। जी धन्यवाद आदरणीय। और समय की कमी को देखते हुए भी उसके उपरांत भी मैंने हैंड रेज किया और आदरणीय दुबे सर ने बात कह दी है कि अपने विवेक पर सोचा जाए कि वेस्ट डिकम्पोजर यूज का क्या परिणाम है। लेकिन मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि मैं पिछली बार का मेरा जो अनुभव रहा है वो मैंने यूज किया है वेस्ट डिकम्पोजर हाइब्रिड सीडों पे ही। हमने जो सब्जियां हैं हाइब्रिड सीड्स मंगाए हैं और उनका जो उत्पादन है वो भरपूर उत्पादन रहा है। और उसमें से जो हाइब्रिड सीड्स थे उसमें ज़्यादातर जो सब्जियों के ही थे। तो सर इसमें हमारा तो रिजल्ट अच्छा रहा है। और कुछ बातें और भी हैं लेकिन सर ने कहा है कि स्वविवेक पे ही देखा जाए। और मुझे तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाने में बड़ा अच्छा आनंद आएगा जब इससे क्योंकि ये वास्तव में ये दो तरफा बातें इसमें हैं। जी धन्यवाद। ओ प्रणाम। जी सर, जैसे बहुत हाइब्रिड सही। सीड्स पर तो कोई भी जो अपना जैसा जिनका जो भी जैविक खेती कर रहे हैं उनका कहना है कि जो आपके जो नेचुरल सीड्स है उस पे आपको ज़्यादा उसका अच्छा फायदा होगा और हाइब्रिड सीड्स पे कम होगा, क्योंकि हाइब्रिड सीड उसी प्रकार उसका निर्माण ही किया गया है कि उसको ज़्यादा खाने चाहिए, ऐसा कुछ बताया जाता है। लेकिन सर हम भी जैसा अभी जो भी चीज़ जैसा जो भी रिसर्च सीड्स है उस पर ही हम जैसा गेहूँ हो गया या फिर अरहर होगी, तो ये सारी चीज़ें आजकल हाइब्रिड या रिसर्च वाली है, लेकिन उसमें हमको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा कि किसी भी चीज़ को अगर आप खाने जो भी फसल है उसको आप अच्छी तरह से खाने का अगर हाइब्रिड भी हो, उसको जो चाहिए वो अगर खाने मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसा मुझे लगता है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम का समय का ये देखते हुए हम थोड़ा संक्षिप्त में लेंगे तो हमारे आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी भी बात करना चाहते हैं। आदरणीय राउत सर। जी धन्यवाद। सदन को नमन। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि ने बड़ी अच्छी चर्चा शुरू की है। निश्चित रूप से आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है और इस काम को आप बखूबी कर रहे हैं। जो चर्चा अभी चल रही थी उस पर 2-3 बात कहना चाहूँगा। जैसे दुबे साहब ने जो बातें की है, निश्चित रूप से ये कई सारी चीज़, जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है, उन्होंने भी पहले यही कहा था कि जब भी कहीं हम कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे हमारी मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नुकसान होता दिख रहा होता है तो कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरह का इसमें भी है, चूँकि हाइब्रिड्स जो होते हैं, हाइब्रिड्स को नेचुरली ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। तो जब हम कोई उनको ये कहा जाता है कि हैवी फीडर कहा जाता है, तो हैवी फीडर्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। और दूसरा ऐसा मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि कोई दो या तीन हमारे जो माइक्रोफ्लोरा है, माइक्रोफना है, ये सॉइल में आएंगे तो बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहीं भी प्रकृति में ऐसा देखने में नहीं आया है कि कोई एक माइक्रोफ्लोरा तेजी से बढ़ रहा हो तो बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ये मुझे लगता है सिद्धांत गलत बात है। अगर ऐसा होता तो अब तक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही खत्म हो चुका होता। तो ये भी कहना गलत है। दूसरा कि ये इसके ऊपर अगर हम वेस्ट डिकम्पोजर को कंपनियों से ज़्यादा फायदा मिलेगा तो इसको इसमें तो ये कहा जा रहा है ना कि एक बार आप ले लें, आप अपना बनाते रहें तो सालों खराब नहीं होता, तो फिर कहाँ से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा होने की बात हो रही। और मेरे ख्याल से 20-25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए में अलग अलग लोग इसको बेच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें उसकी बात नहीं है। सिर्फ ई कोलाई की जहाँ बात है तो इसको थोड़ा सा देखा जाने की ज़रूरत है। क्या कुछ ऐसे कंपोनेंट उसमें डाले जा सकते हैं, कोई ऐसे बैक्टीरिया उसमें वो किए जा सकते हैं जो ई कोलाई को कंट्रोल कर सकें, तो ये हो सकता है। इस पे काम किए जाने की ज़रूरत है, ना कि उसके अगेंस्ट में कोई नया प्रोपोगंडा खड़ा करने की। तो इन चीज़ों को हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से इनसे हमारी कास्ट कम होगी। और जो एक चीज़ कही है कि गौवंश खत्म हो जाएगा, आपको कौन कह रहा है कि हम इसमें गौमूत्र नहीं मिलाएं? गौमूत्र मिलाएं। गौमूत्र से बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
गौमूत्र गोबर भी अगर आप उपयोग करके उसके साथ अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर रहे हैं तो बहुत फायदा होगा। तीसरा ये मल्चिंग वाली बात कही है, जब हम वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग करते हैं तो आपका ऑर्गेनिक मैटर एनरिच्ड होता है, तो निश्चित रूप से आपकी सॉइल की कंडीशन अच्छी होगी, आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी न्यूट्रिएंट की जो रिलीज कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन की कैपेसिटी, सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो ये कई सारे जो फैक्ट हैं वो सब पॉजिटिव हैं। निगेटिव में जो आया है कि ई कोलाई की बात है, तो उस पर हम थोड़ा सा काम, कहीं ना कहीं हम उस पर बात कर सकते हैं कि क्या इसमें किया जाए, इस पर कोई काम करे तो वो बात की जानी चाहिए। यही मेरा विचार था जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आगे हम आदरणीय श्री शरद वर्मा जी सर से बात करते हैं। आदरणीय शरद वर्मा। सर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और मैं बताना चाहता हूं सदन को कि जो डीकम्पोजर है वो इफ्को कंपनी जो ऑल इंडिया में हर जगह सेंटर है इसके, ये मात्र 25 रुपए में उपलब्ध करा रहा है अपने हर सेंटरों पे, और पूरे देश में इफ्को के सेंटर लगे हुए हैं और वो इसको बढ़ावा देने के लिए मात्र 25 रुपए में हर सेंटर पे उपलब्ध है। जो भाई भी लेना चाहे वो ले सकता है, कहीं कोई महंगी इसमें वो नहीं है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला है सर आपका। और ये चर्चा ऐसी भी चालू रहे ऐसा सबका मन रहता है, लेकिन समय की बाध्यता जरूर ये होती है। हमारे आदरणीय सागर रावड़ी जी ने जो 28 साल से ये यात्रा चालू की जैविक खेती में, तो जैसे खेती की लागत कम करना ये मुख्य उद्देश्य से जैविक खेती में उतरे, और ये अभी रिसर्च यानी संशोधन पर इसका काम चल रहा है। और बीच में कैसे कैसे बंदरों से कुछ राहत मिलती है या वन्य प्राणी से कुछ नुकसान होता है किसानों का, उसका भी उनको एक संशोधन हुआ इस पर। तो समस्या जब हल करने जाते हैं तो इस पे कैसे कैसे दूसरी भी समस्या का हल निकलता है, इस पर से हमारे आदरणीय सागर रावड़ी जी से ये सीखने को मिला है। और 932वें दिन में भी कुछ नया इस योगाहार में सीखने को मिला है। तो मैं अगला सूत्र संचालन के लिए हम आदरणीय बहन रंजना बहन जी के पास चलते हैं। तो ओम प्रणाम आदरणीय रंजना बहन जी। जी धन्यवाद थाबड़े भैया। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, आपकी आवाज पूरे भारत में घूम रही है। नहीं नहीं, चलिए ठीक है। सागर भाऊ नमस्कार। नमस्कार ताई, नमस्कार। ओम। राम 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 चलिए, सागर भैया का बहुत बहुत अभिनंदन कि धन्यवाद। सागर भैया जब पहली बार आए थे 2022 में हमारे इस योगाहार मंच पर, तब जी। तब मैंने उनको आमंत्रित किया था। तो चलिए, और तब से योगाहार कार्यक्रम में निरंतरता से जुड़ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। तो सागर भैया को भी हार्दिक बधाई, जो उन्होंने अवार्ड प्राप्त किए। तो और फिर उनको दीपावली की भी हार्दिक शुभकामना देनी थी। सपत्नी दोनों ने उन्होंने मुझे शुभकामना दी थी, मैं दे नहीं पाई, तब अभी योगाहार मंच पर आपको शुभकामना देती हूँ। और धन्यवाद बहन जी, आपने याद कर लिया तो हमें सब शुभकामनाएं मिल जाती है। और अपना ग्रुप ही ऐसा है पतंजलि ग्रुप की सबको ने दिल से वो जैसा योग करते हैं सवेरे, तो सबसे सबकी जो जागरूकता है वो अच्छी है। और सबको याद करने से सबके बिल्कुल सबको अभिनंदन, सबको शुभकामनाएं मिली जाती है। जी धन्यवाद। जी जी जी। और जैसे कि सागर भैया बहुत सुंदर आज उन्होंने चर्चा की, और पिछले बार जब आए थे तभी भी उन्होंने अपने जो वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में ही बता दिया था, और वो जो अपने रंग बिरंगे प्रयोग पत्थर के जो उनसे वो सैलरी बनाते हैं, उन्होंने तब भी उन्होंने उन पर बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया था। और जैसे कि नए किसान बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमारे रावड़ी भाऊ जो है, जो
पत्थरों पर रिसर्च कर रहे हैं और उनकी सैलरी बना रहे हैं। जैसे हमारे वैभव भाऊ जी है, वो भी नए-नए उन्होंने 24-25 प्रकार के जीवामृत बनाए हैं। तो सुंदर उनका कार्यक्रम चल रहा है और फिर वैभव भाऊ को भी एक बार इस युगार मंच पर लाना होगा। तो ऐसे महाराष्ट्र में सागर भाऊ है, वैभव जी है और अपने विश्वकर्मा जी है और अपने दीपक घुगे जी है, उनका भी लैब का उद्घाटन हुआ है पिछले बार। तो बहुत सुंदर अच्छे कार्य कर रहे हैं हमारे भाई। तो उन सभी को मैं धन्यवाद और आभार देती हूँ और आज की कार्यक्रम भी बहुत सुंदर रहा। सभी ने अपने-अपने चर्चा की और जो भी जिनके प्रश्न हुए उन्होंने उनका समाधान हुआ और यही एक हमारे कार्यक्रम की विविधता है कि हम कार्यक्रम के माध्यम से अपने देवान-घेवान हो रही है। आज जैसे कि सागर भाऊ जुड़े महाराष्ट्र से, कल हमारे मध्य प्रदेश से दुष्यंत जी जुड़े थे, उन्होंने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। ऐसे ही ये निरंतर कार्यक्रम चलता रहे, अनुभव मिलते रहे, अनुभव सुनते रहे और बहुत सुंदर अपने-अपने यहाँ पर प्रयोग करते रहे किसान। तो सबका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आज के हमारे योग शिक्षक, बहुत सुंदर क्लास ली, बहुत-बहुत अभिनंदन। कल भी उनकी क्लास रहेगी। तो उनका भी बहुत-बहुत आभार। आदरणीय अनिल कल भी भाई, रहेगी। कल भी बिल्कुल रहेगी आपकी क्लास। जी भाई साहब। और आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय रोशनलाल जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया, जो आज बहुत सुंदर सूत्र संचालन किया। आदरणीय ओंकारनाथ जी, कल भी करेंगे, आदरणीय कल भी करेंगे। जी, कल भी करेंगे बिल्कुल। आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि सागर रावले जी, आदरणीय सविता ताई येलने जी, इनको भी सुनना है। एक बार सविता ताई को भी आमंत्रित करेंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय श्रीकांत झोपे जी, आदरणीय सिंधुदुर्ग से हमारी बहन आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय उर्मिला नीलकंठ साबड़े जी भी जुड़ी है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से भाई और रंजना किनीकर महाराष्ट्र से, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मनपूर्वक। आपका सबका और सबका दिन मंगलमय हो। कल सुबह मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई योग शिक्षा के साथ। बहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारी गजानन महाराज की यहाँ पर पूजा है, कल एक अभिषेक है। तो कल हम 8 बजे तक मंदिर में रहेंगे और हमारे महाराष्ट्र के जिला सत्र न्यायाधीश यानी जज, उनके साथ पूजा है। तो हम उसमें थोड़ा कल बिजी रहेंगे। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं परसों करूंगा। ओम प्रणाम। रमेश चंद मेहरा जी का सवाल ले लूं। रमेश चंद मेहरा जी का हैंड रेज हो रहा है। आदरणीय रमेश चंद मेहरा साहब जी। जी ओम। ओम ओम। मेरी आवाज जा रही है? आ रही। तो सर मेरा निवेदन ये था, मैं अभी खेत में ही हूँ और हमने जो ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया उसका जमीन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा। तो अब यदि हम उस पर ये डालेंगे तो इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं होगा? जी ओम सर, नहीं सर, नहीं कोई परिणाम नहीं होगा सर, उसका दुष्परिणाम कुछ नहीं होगा, उल्टा फायदा ही मिलेगा आपको सर। वो डिकम्पोजर उसका हानि नहीं पहुंचाएगा या आपका ट्राइकोडर्मा डिकम्पोजर का हानि नहीं पहुंचाएगा सर। ये सब एक जैसे अपने एक क्या बोले आध्यात्मिक मंच वाले हैं जो एक गुट वाले हैं, तो सर ये एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे सर। ये शत्रु नहीं है, मित्र है। जी सर। अभी केवल मेरे को उपयोग पर इतना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा, हम कह नहीं सकते सर। वो तो जब मिट्टी को हाथ में लेते हैं तो अपने आप भुरभुरा रही है। ये स्थिति बन रही है हमारे खेत की। बहुत बढ़िया आ रहा है सर हमारे ट्राइकोडर्मा का। वो आप ट्राइकोडर्मा सर ये चौहान सर वाला बना रहे हो ना सर? जी सर, जी सर, जी सर, वो बहुत बढ़िया ट्राइकोडर्मा है, उसके वजह से निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा सर। जी सर, जी ओम ओम सर, जी ओम। जी रमेश चंद मेहरा जी, अगर आप खेत में ही हैं, जरा वीडियो ऑन करके दिखा भी दीजिए।
अगर संभव है तो। पेंट मेंट पहने कि नहीं, तौलिए लुंगी लगाए हुए सुनी दिखा रहे हो सर, क्या पता बदल लो जल्दी। अब किसान पूरी किसानी पे आ गए मेरा जी बहुत अच्छा लगा, खेत ही में रहे ना, वही गाय का पालन भी करने वाले हैं। शरद जी मानेंगे नहीं किसी को जब तक सबको गाय ना पलवा दें। जी सर, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जो अपनी गाय की जो गोबर होती है, ताजी गोबर, उसके भी मैं स्प्रे करवा रहा हूँ या मिट्टी में छोड़ रहा हूँ, तो वो भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं सर। ताजा गोबर मात्रा 1 किलो स्प्रे के लिए चाहिए, उसको घोल के अच्छी घोल के उसको अपने कपड़े से छान लो, और वो आपके जो भी जो पानी लगता है या जो भी आपके जो ये है, तो आप जैसा 100 लीटर में भी हो तो भी 1 किलो आप उसमें डाल दो, तो वो भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट उसके मिल जाएंगे सर। जी धन्यवाद। ये सही, ये आदरणीय सागर जी, यह जी सही सर। बात है बिल्कुल, कि ताजा गोबर अगर पानी में घोल कर खेत में डाल देते तो उसमें केंचुआ आ जाते हैं और बहुत प्रभाव पड़ता है, इसका सही जी जी बात है सर। बिल्कुल। जी अर्थात हमने भी इसका देखा है प्रयोग करके, और हाँ, हम बहुत यही बढ़िया कर कर रहे रहे हैं। हैं। जी जी सर। जी मेहरा जी। जी ओम सर, ओम। हाँ तैयार हो गए, चलिए संभव नहीं है तो कल मेरा कल जी दिखा भाई देंगे। साहब नहीं आपका दिखा दे रहे कैमरा हैं। ओपन करें। नहीं नहीं नहीं, वो दिखा नहीं दे रहे हैं। चलिए हम लेफ्ट हो जाते हैं सभी, है ना। ठीक है, ओके कल दिखा देना। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाऊ जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद धन्यवाद रावले सर। सर, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम। नीलकंठ ऐसे बहुत ही धन्यवाद। हमारे, हाँ, ऐसे ही जुड़े रहे और सभी को जोड़े, ताकि एक दिन अपने रवि मार्शेटवार सर से भी मुख्य अतिथि को अपने को बुलाना है यहाँ पर। जी जी तो सर। जी आप कोशिश करेंगे तो और भी किसान इसमें आप जैसे मुख्य अतिथि बने, ऐसे ही मुख्य अतिथि के रूप में बना देंगे। ओम जी प्रणाम, सर। धन्यवाद। ओम ओम सर। और क्लास में और किसान जोड़ने का प्रयास करें, रोज एक जी एक 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 व्यक्ति को रोज संपर्क करके जोड़ने का कष्ट करें, ताकि जो है हमारे व्यवहार कार्यक्रम में अधिक से अधिक लाभ दे सके। सबको प्रणाम, सुबह 5:30 बजे मिलते हैं, सब लेफ्ट हो जाए। ओम। ओ